हमने इससे पहले जी इससे पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग करियर्स अलग अलग फील्ड के अंदर बेशुमार हमारे लेक्चर हो चुके हैं। और तकरीबन ये इस सीरीज का 11वां लेक्चर है, जिसमें करियर इन साइकोलॉजी से लेकर करियर इन आर्ट्स एंड साइंस, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अलग अलग रिसेंट ट्रेंड्स के ऊपर भी गुफ्तगू हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। खैर, अभी जो आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर हम ये समझेंगे कि हमारी इस इंफॉर्मेशन और नॉलेज के पार्ट का या फेज का या मॉड्यूल का हम लोग लास्ट फेज समझेंगे। जो लोग नए जुड़े हुए हैं मैं उनको बताता चलूं कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज चल रही है, बहुत से लोगों के सवालात ऐसे हैं कि आप एग्जामिनेशन के दौरान ऐसे वेबिनार क्यों रख रहे हैं जब एग्जामिनेशन। तो मैं बताता चलूं कि ये सेमिनार और ये जो वेबिनार हो रहे हैं, ये सीरीज हो रही है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये हमारा एक इनिशिएटिव है जिसको हमने शुरू किया है, करियर काउंसलिंग का कोर्स, जो कि हमने टीचर्स, पेरेंट्स और सोशल वर्कर के लिए डिजाइन किया है, ताकि कम्युनिटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्कर डेवलप हो या फिर बने। इसके लिए हम लोगों ने उनके अंदर कॉम्पिटेंसी जनरेट हो, एक फुल फ्लैश 6 मंथ का कोर्स बनाया है, जो कि 15 जनवरी से वो शुरू हुआ है और सैटरडे संडे चलता है 9 बजे से 11 बजे के बीच। 100 घंटे का एक कोर्स है जिसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। पहला हिस्सा अगर आपको करियर काउंसलर बनना है तो पहले आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज का जखेरा अपने आप में जमाना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी को गाइड कर सकते हैं। तो पहला फेज हमारा है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो हमने पहले फेज में तकरीबन 11 लेक्चर ले चुके हैं और 11 लेक्चर तकरीबन 2-2 घंटे के, तकरीबन 22 घंटे हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किए, ताकि हम लोग डिफरेंट करियर ऑप्शंस में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कैसे कैसे करियर्स होते हैं, कैसे कैसे कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, अपने आप को पहले लेवरेज कर ले। इसीलिए ये कोर्सेस 10वीं वाले बच्चे या 12वीं वाले बच्चों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि हमारे पार्टिसिपेंट थोड़े कम होने की वजह से हम चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा फ्री है या ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर अपने फारिग औकात में है, तो या फिर ऐसे पेरेंट जो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन इंटरेस्टेड है, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको वायरल किया है। और इस पेड कोर्स में, जिसमें बाकायदगी से इसकी एक फीस है, जिसको फीस पे करके हमारे पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट ही हमारे ऐसे थे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बाहर के लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए। तो चूंकि हमको एक ही एनर्जी लग रही है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसी में हम लोग, अगर कोई बाहर से भी ऐड होता है और कुछ इसमें इस्तेफादा उठाता है या इससे फायदा उठाता है, तो हमें कुछ इसमें गुरेज नहीं है, इसीलिए इसको वायरल किया गया है। अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं और हमारा कंटेंट अगर लोगों तक जाता है और किसी को उससे कुछ फायदा हो जाता है, तो हम इसको वेलकम करते हैं, इसीलिए हमने इसको रखा हुआ है। अदरवाइज इसका कोई एग्जामिनेशन से या किसी का स्केड्यूल ऐसा है उससे कोई संबंध नहीं है। ये हमारे ऐसे डेडिकेटेड कुछ पार्टिसिपेंट है, कुछ स्टूडेंट है जो बाकायदा टीचर्स प्रोफेशन है, अपने शोबे में काम कर रहे हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन वो निकालते हैं करियर काउंसलिंग को सीखने के लिए। तो ये पहला फेज हमारा, इसमें करियर इन साइकोलॉजी, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, करियर इन स्टार्टअप, करियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे तकरीबन 11 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज इसकी एक कड़ी है कि करियर अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, इसके बाद हमारा जो फेज शुरू होगा वो फेज हमारा होगा असेसमेंट का। असेसमेंट से मेरी मुराद है कि बच्चे को किस तरीके से हम लोग असेस करेंगे, और असेस करने के दौरान हम बच्चे को ये जांचेंगे कि साइकोलॉजी कितना बड़ा रोल अदा करती है डिसीजन मेकिंग के दौरान। बच्चे की साइकोलॉजी जानना कितना जरूरी है, ट्रेड फैक्टर्स क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग क्या होती है। सिमिलरली हम बच्चे की पर्सनैलिटी को नापने के लिए पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या होते हैं, पर्सनैलिटी के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, वो देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, और दिगैर वैल्यू टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट को कंडक्ट कैसे किया जाता है, ताकि बच्चे को हम लोग इवेल्युएट और असेस कर सके। ये दूसरा पार्ट होगा हमारा। और थर्ड पार्ट होगा हमारा रिकमेंडेशन और डिलीवरी पार्ट। फिर हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करें, डिजाइन कैसे करें, हमारे कंटेंट को डिजाइन कैसे करें, हमारे प्रेजेंटेशन को डिजाइन कैसे करें, अलग अलग ऑडियंस में कैसे कैसे हम लोग मुखातिब होंगे। तो इस पूरे 3 मॉड्यूल्स के जरिए मैं चाहता हूं कि करियर काउंसलर हमारे वेल इक्विप्ड, नॉलेज के साथ, असेसमेंट की टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसी के साथ, और रिकमेंडेशन बेहतरीन तरीके से करे, पेरेंट की काउंसलिंग करे, इस दौर में पेरेंटिंग कैसे की जाती है, एनएलपी किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है,
ये सारी खूबियों के साथ में हमारे पार्टिसिपेंट एज अ सक्सेसफुल करियर काउंसलर इस दुनिया में काम करें, ये हमारा मकसद है। इसके साथ साथ कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं तो उनको बताना जरूरी हो जाता है कि करियर काउंसलिंग के कोर्स का पार्ट है। अगर आप भी या आपके दोस्त अहबाब भी जुड़ना चाहते हैं तो वेलकम है। हमारी जल्दी कुछ दूसरी बैच भी शुरू होने वाली है, या वो इस बैच में भी जुड़ सकते हैं। इसकी बाकायदगी से ऑनलाइन के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि सेशन होने के बाद में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड की जाती है कि बाय चांस अगर बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़ नहीं सकते हैं ऑनलाइन लेक्चर में तो उनका लेक्चर मिस नहीं होता है। खैर जज़ाकल्लाह, इसके कुछ असेसमेंट क्विज वगैरह भी होंगे। खैर ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था इस कोर्स के ताल्लुक से। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूं, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, मेरा नाम एहसान सैयद है और आई एम अ करियर काउंसलर, एक्स सीईओ ऑफ मेस्को ट्रस्ट और एक्स लेक्चरर एट अब्दुल रज़ाक कासिकर पॉलिटेक्निक। मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, करियर काउंसलिंग से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से मैंने सर्टिफिकेशन किया है और साथ साथ एनएलपी का मैं मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ, मेरा एम है कि डिफरेंट करियर के ताल्लुक से अपनी कुछ स्टडी करें। कुछ हो सकता है कि हमारी तरफ से भी गलतियां हो सकती है, तो रेटिफिकेशन हमको जरूरी है। कुछ गलतियों में अपने आप को इंप्रूव करना, इस तरीके से प्रोसेस हम लोग करेंगे। लास्ट लेक्चर हमारा मशीन लर्निंग और एआई के ऊपर हुआ, जो कि कामयाब हुआ और बहुत सारे पार्टिसिपेंट को उससे फायदा हुआ। आज जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारे इंडिया के अंदर माना जाता है, करियर अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। गवर्नमेंट, कल भी एक बात हो रही थी जब हम लोग फ्रीलांसिंग की बात कर रहे थे, या जब हम लोग नए दौर के नए रोजगार के बारे में, मनमौजी रोजगार के बारे में या फ्रीलांसिंग के बारे में जब गुफ्तगू कर रहे थे, तो जब तब जिक्र हुआ था कि आज भी इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है, गवर्नमेंट जॉब में पेंशन वगैरह के ऑप्शंस भी होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में सैलरी अच्छी होती है, गवर्नमेंट जॉब में पैंडेमिक हो उसके असरात नहीं होते, बहुत खुसूसियात की वजह से पावर होता है, सिक्योरिटी होती है, लाइफ टाइम का एक कंफर्मेशन होता है। ये बहुत सारे बेशुमार खुसूसियात की वजह से इंपॉर्टेंस का हामिल होता है करियर गाइडेंस इस सेक्टर के अंदर पर्टिकुलरली। तो अगर हम इस सेक्टर में कुछ काम करते हैं या जॉब पे जाते हैं तो हम कमाने के साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी हिस्सा बन जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था करियर काउंसलिंग के इस पर्टिकुलर लेक्चर का। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि कितने करियर ऑप्शंस गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल है। चूंकि हम लोग सबके सबको कवर करना हमारे लिए इस 2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा 1.5 घंटे का सेशन होता है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग बच्चों या स्टूडेंट को हम लोग पूरा ओवरव्यू दे दे, अपना कंटेंट डिलीवर कर दे। उनके डाउट अगर बीच में होते हैं तो हम डाउट के लिए अलग से क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता चलूं कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के कुछ रास्ते हैं जो कि हम लोगों को अक्सर पता होते हैं। कुछ लोगों को इसमें से मजीद इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता होगी, कुछ लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं लगे, या फिर कुछ लोगों को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है पूरी यूनिक और नहीं लगे। क्योंकि हम लोग हमारे अतराफ में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर से या गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों से जुड़े हुए होते हैं, तो बाज़ाब्ता तौर पर हमको गवर्नमेंट की कुछ जॉब्स के बारे में पता होता है, अवेयरनेस होती है। इस पर्टिकुलर कोर्स से हमारी मुराद ये है कि हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे टीचर्स, ऐसे प्रोफेशनल्स, ऐसे पेरेंट्स बने जिनको अवेयरनेस का एक हाई लेवल। देखो, करियर काउंसलर क्या करता है? करियर काउंसलर कुछ ज्यादा जादू नहीं करता है। करियर काउंसलर बस वक्त के हिसाब से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, फील्ड्स चेंज हो रही है, तो उनका बाजाब्ता तौर पर उनके साथ में वक्त हालिया दौर में जो भी चल रहा है उसमें ट्रैक रखता है, उस मालूमात को गैदर करने की कोशिश करता है और उस गैदर करके इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है। अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई वैकेंसी आती है, तो मैं उसके ताल्लुक से वीडियो बनाऊं, लोगों तक इस बात को पहुंचाऊं, जो इल्म अल्लाह ने मुझको दिया है मैं लोगों तक उसको पहुंचाऊं। इसीलिए हमारे करियर काउंसलर ये सारी इंफॉर्मेशन को लेकर अपने बच्चों तक उसको ट्रांसफर करे, या कम्युनिटी में अलग अलग सेक्टर में जाकर, कम्युनिटी के अलग अलग शोबों में जाकर इस बात को डिस्कस करे, सेमिनार के फॉर्म में या हमारे आर्टिकल के फॉर्म में, हमारे वीडियोस के फॉर्म में, और अपने करियर काउंसलिंग का फर्ज अदा करे। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब में जो सबसे बड़ी जॉब और सबसे अहमियत की जो इंपॉर्टेंस रखती है
वो मानी जाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज या कुछ कमीशन बनाए हैं। ये कमीशन जो होते हैं गवर्नमेंट ने अलग अलग चीजों को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने के लिए, ताकि उसमें कुछ गवर्नमेंट का रोल ना हो, या जिसमें कुछ जो चुने हुए लेजिस्लेटर होते हैं पार्लियामेंट के या फिर एमएलए, उसके अंदर दखलंदाजी ना करें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अलग अलग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की बॉडीज बनाई, जिसको अभी हम लोग अक्सर सुन रहे हैं आज के हालिया दौर के अंदर करंट अफेयर्स में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, सीबीआई, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी तरीके से इनकम टैक्स। ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं ये गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है, जिनके पास में इख्तियार होता है कि वो अपना रिक्रूटमेंट करे जिसमें गवर्नमेंट की मदाखलत ना हो, और ट्रांसपेरेंसी के साथ में ब्यूरोक्रेसी लेजिस्लेटर का पार्ट बने और गवर्नेंस इस तरीके से चले। तो गवर्नमेंट जो चलती है दरअसल वो दो हिस्सों के पर चलती है। एक चुने हुए अफराद, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, डेमोक्रेसी का एक पार्ट और अहमियत ये होती है कि डेमोक्रेसी में जो हुक्म चलता है या जो अपना गवर्नेंस चलता है या निजाम चलता है, सिस्टम चलता है, वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। एक हिस्सा वो जिसको हम चुनकर देते हैं, जिसको लेजिस्लेटर कहते हैं। दूसरा हिस्सा वो जिसके जरिए लोग अपनी जहानत की बुना पर गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट या असेंबली, ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट की स्कीम को, गवर्नमेंट के जो भी निजाम को चलाते हैं, और इस तरीके से निजाम चलता है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल, इसीलिए हर 5 साल के अंदर उसका चुनाव होता है, उसका इलेक्शन होता है, और जिसका हम पार्ट बनते हैं। ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका से, कॉर्पोरेशन से लेकर एमएलए, या फिर हमारा स्टेट की असेंबली, या फिर हमारा एमपी में जो सिलेक्शन होता है, ये हमको इसको पता है। ओके, ये तो एक प्रोसेस है। हमारे कुछ परमानेंट इसका हिस्सा होते हैं, वो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे होते हैं, जो अगर एक बार लग जाते हैं तो 60 साल की उम्र तक या 58 की उम्र तक उनको कोई निकाल नहीं सकता है। उनके निकालने के जो प्रोसीजर होते हैं, अगर वो कुछ पार्ट को डैमेज करते हैं या कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो उनका एक प्रोसीजर होता है निकालने का। अदरवाइज वो एक परमानेंट पोस्ट के हकदार होते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहलाते हैं। ओके, वो हर गवर्नमेंट में पार्ट बनते हैं। इसमें बड़ी बड़ी पोस्ट से लेकर छोटी छोटी पोस्ट होती है। प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी से लेकर गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कलेक्टर तक, ऐसे अलग अलग पोस्ट के ऊपर ऑफिसर्स होते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ ऑफिसर्स होते हैं, हम लोग उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहला मेरा आज बताने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम को, गवर्नमेंट के निजाम को, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को बेहतर तरीके से अकाउंटेबिलिटी के साथ में चलाने का काम जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स करता है। जिसमें सबसे पहला जाने का जो तरीका है वो है यूपीएससी। यूपीएससी एक्चुअल में होता क्या है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि यूपीएससी जनरली, जैसा कि मैंने कहा आपको, कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है गवर्नमेंट की, कमीशन बनाया है गवर्नमेंट ने, ताकि वो क्लास 1 ऑफिसर का रिक्रूटमेंट कर सके। ऐसी पोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास 1 पोजीशन होती है, जिसमें कलेक्टर आता है, जिसमें कमिश्नर्स आते हैं, जिसमें एसपी आते हैं, या फिर जिसमें कॉमन डिफेंस सर्विसेज के अंदर आर्मी में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं, या फिर देगर बहुत सारे पोस्ट जिसको हम लोग राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जिनमें इनकम टैक्स कमिश्नर वगैरह। तो जितने भी ये गवर्नमेंट की अलग अलग बॉडीज है, इनके अंदर जो ईडी में, सीबीआई में, इनकम टैक्स में, या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसेस में, मंत्रालय में जो ऑफिसर परमानेंटली काम करते हैं क्लास 1 पोजीशन के ऊपर, उसके सिलेक्शन के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करती है यूपीएससी। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्जाम्स भी होते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, और कुछ एग्जाम्स कॉमन होते हैं। एग्जाम कॉमन होते हैं और रैंकिंग के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम सिविल सर्विसेज के ऐसे होते हैं जो एक ही एग्जाम होता है, जिसके कुछ हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। सिलेक्शन के बाद मेरिट नंबर मिलता है, और मेरिट नंबर के बाद आपको जिस पोस्ट की ज्यादा डिमांड होंगी, हायर रैंक वाले को वो पोस्ट मिल जाती है, आईएएस, आईपीएस, इस तरीके से।
जो लोअर पोस्ट वाले होते हैं उनको लोअर पोस्ट मिलती है। कैटेगरी के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से वैकेंसी निकालता है यूपीएससी और रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को, और रिकमेंडेशन के बाद में उसकी वैकेंसी निकलती है, उसका एग्जाम कंडक्ट होता है। एग्जाम कंडक्ट किस तरीके से होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, हम आज इस गुफ्तगू, इस पर्टिकुलर लेक्चर में गुफ्तगू करें। जज़ाकल्लाह खैर। दूसरा, अगर मेरा वॉइस इंटरप्ट हो रहा है या किसी भी तरीके की दुश्वारी हो रही है तो आप बीच में बोल सकते हैं। दूसरा, जो एक बहुत बड़ा जो गवर्नमेंट सेक्टर को हैंडल करता है, क्लास 2 से लेकर क्लास सी या क्लास डी पोजीशन तक के, यानी 10th पास से लेकर ग्रेजुएशन तक कर ऐसी पोस्ट के लिए एक गवर्नमेंट का और एक अदारा है जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है, कि यूपीएससी के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए कुछ पोस्ट या कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, सीबीआई के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, ऑडिट डिपार्टमेंट के, कैग के, जिनको गवर्नमेंट चाहती है कि उसका एग्जाम जो है अलग डिपार्टमेंट कंडक्ट करे, जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है। हम उसके बारे में भी देखेंगे, उसके जरिए भी आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये मैं आपको हियरार्की बता रहा हूं और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूं कि सबसे बड़ी पोस्ट अगर आपको अप्लाई करना है या बनना है किसी बच्चे को, तो वो यूपीएससी का एग्जाम दे। नहीं तो फिर अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 पोजीशन पे जाना है, या सिपाही की पोजीशन पर, या फिर एक प्यून की पोजीशन पे जाना है, उसका एग्जाम भी एसएससी कंडक्ट करता है। उसके बाद में हर एक स्टेट में, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो इस एग्जाम में मैंने सिर्फ महाराष्ट्र लिखा है यहाँ पर, अदरवाइज स्टेट पब्लिक सर्विसेज का एक एग्जाम होता है। अगर ये एमपी में हो रहा है तो उसको एमपीपीएससी कहते हैं, यूपी में हो रहा है तो उसको यूपीपीएससी कहते हैं, झारखंड में हो रहा है तो उसको उस हिसाब से नाम दिया जाएगा। अगर वो और किसी यूपी में हो रहा है या फिर एमपी में हो रहा है या अलग अलग स्टेट में जैसा भी उसका नाम हो रहा है, तो ये एम की जगह पे नाम चेंज हो जाएगा। हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में क्लास 1 पोजीशन भी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट की क्लास 1 पोजीशन होती है, क्लास 2 पोजीशन भी होती है, क्लास 3 पोजीशन भी होती है, जिसको सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है और वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। ऐसे कुछ पोस्ट होते हैं जिनका एग्जाम कंडक्ट करता है हर स्टेट में अलग अलग कमीशन, जिसको हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। हमारे यहाँ पर उसको महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। इसमें भी क्लास 1 से लेके अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अलग अलग एग्जाम का पैटर्न होता है, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल होता है। ये सारी बातों को हम लोग इस लेक्चर में बातचीत करेंगे। फिर कुछ बैंक्स होते हैं, चूंकि इस लेक्चर के अंदर सब कुछ कवर होना मुश्किल है, अगर हमको वक्त मिलता है तो हम लोग ये भी देखेंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट के बैंक होते हैं जो जिनमें भी सिलेक्शन होता है, जिनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है और अच्छी सैलरी मानी जाती है, जैसे कि एसबीआई हुआ या फिर आपका इंडियन बैंक हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ, या फिर इस तरीके के जो गवर्नमेंट बैंक है, वैसे बैंक में सिलेक्शन के लिए भी अलग से एग्जाम्स होते हैं। अगर आप एग्जाम को पास करते हैं तो आप वहां पर क्लर्क या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट पर फाइज हो सकते हैं। फिर कुछ पोस्ट होती है जिनको हम लोग एलआईसी या फिर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहते हैं। ये भी एक तरीके की गवर्नमेंट की बॉडी की तरह काम करता है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी संदेह रहता है कि गवर्नमेंट है या नहीं है। खैर, एक 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 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि इसमें थोड़ी मोनोपोली थी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। बहुत दिनों तक के कोई इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर अपना काम शुरू नहीं कर सकती थी, तो इसलिए एक गवर्नमेंट जॉब की तरह इसको एक अहमियत का हामिल है। इसमें भी अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम्स होते हैं, हम जाकर वहां पर अपनी पोस्ट को एक्वायर कर सकते हैं। फिर कुछ डिफेंस के जो पोस्ट होते हैं जिसमें अलग अलग छोटी छोटी पोस्ट से लेकर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से लेकर बीएसएफ से लेकर आपके ऑफिसर तक के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जिसके जरिए आप गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और इंडियन पोस्ट एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें कभी कभी एक बल्क में वैकेंसीज निकलती है। इसका थोड़ा एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें थोड़ी सैलरीज का रेंज थोड़ा कम होता है। खैर, तो हम लोग अब एक एक करके इन सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास वक्त इतना ज्यादा नहीं है कि हम लोग सारी बातों को डीप में या सारी बातों को कवर करें। हो सकता है कि हमसे कुछ चीज जो है वो सरसरी तौर पर हम उसको देखें, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझे, ताकि हम बच्चों को वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके।
सिविल सर्विसेज के बारे में जैसे कि मैंने कहा आपको कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है ग्रुप ए और ग्रुप बी पोजीशन के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जिसको आईएएस कहा जाता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज में, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, और अदर सर्विसेज जिसको इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज भी कहा जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी कहा जाता है, या कॉमन डिफेंस में आगे आएगा उसका नाम। इस तरीके से इसका बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है एग्जामिनेशन का, खास तौर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला एग्जाम माना जाता है इंडिया के अंदर। और इंपॉर्टेंस इसकी और ज्यादा इसलिए है कि ये दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में इसका शुमार होता है। यानी इसका जो पैटर्न होता है, इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि लोगों को सिलेक्शन की बजाय इसमें रिजेक्शन किया जाता है। इसमें तकरीबन 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें से कुछ 7 लाख या 8 लाख के करीब एग्जाम देते हैं, जिसमें से प्रीलिम्स में बाकायदगी से बहुत बड़ा फिल्टर लगता है, और तकरीबन 98% लोग उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और तकरीबन मेंस क्वालिफाई करने वाले लोग तकरीबन 16,000-17,000 लोग होते हैं जो मेंस देते हैं। मेंस देने के बाद इंटरव्यू अगर पोस्ट के लिए रखा गया 1000 पोस्ट सिलेक्ट करना है, तो इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है 3000 या 4000 लोगों को, और तब जाके फिर 4000 लोग इंटरव्यू देते हैं, उसमें से 1000 लोगों को उमूमी तौर पर हर साल सिलेक्ट किया जाता है अलग अलग पोस्ट के लिए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी, जैसे कि मैंने आपको कहा, उसके लिए भी एग्जाम होता है, उसके लिए भी इसी तरीके का क्राइटेरिया होता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो एनडीए का एक एग्जाम होता है, वो एयरफोर्स, एनडीए के एयरफोर्स, नेवी और हमारी जो आर्मी होती है उसके लिए एग्जाम होता है। उसके लिए अलग से एग्जाम लेती है, उसके लिए भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है। और ये जो सीडीएस का एग्जाम जो होता है, कॉमन डिफेंस सर्विसेज में, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप आर्मी चीफ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आर्मी चीफ का सिलेक्शन जो होता है वो एनडीए के जरिए होता है। लेकिन खैर बहरहाल अगर आपको गवर्नमेंट की चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, बड़ी एयरफोर्स में कोई बड़ी पोस्ट के ऊपर या क्लास 1 पोजीशन पे जाना है, तो सबसे आसान तरीका है कि हम एमपीएससी के एग्जाम दें, सीडीएस के एग्जाम दें, सॉरी। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इसके लिए अलग से यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, जिसमें बाकायदगी से इसका प्रोसेस जो होता है वो भी 2 स्टेप होता है, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। ये मैं आपको आईएएस आईपीएस के एग्जाम के अलावा एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। कॉमन मेडिकल सर्विसेज, ये जो डॉक्टर्स देते हैं रेलवे में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स मेडिकल ऑफिसर्स बनते हैं, वो भी एक एग्जाम देकर, सीएमएस का एग्जाम देकर गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, ये जो चुनिंदा पोस्ट की जो मैं आईएएस की बात कर रहा हूँ या आईएफएस की बात कर रहा हूँ, इनके अंदर एक क्राइटेरिया होता है कि इसमें जनरलाइज ग्रेजुएट या जनरल ग्रेजुएट या हर ग्रेजुएट इसको नहीं दे सकता है। यानी जो सीएमएस का एग्जाम होता है उसके लिए आपको डॉक्टर बनना जरूरी है, आईएएस के लिए आपको अलग से इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड होना जरूरी है। इसी तरीके से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसके लिए आपको इंजीनियर बनना जरूरी है, ताकि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इनमें इंजीनियरिंग के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं। तो वो भी एक एग्जाम होता है जिसको मैंने शॉर्ट में कंपाइल किया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज कहा जाता है उसको। इसी तरीके से कुछ गवर्नमेंट जो पीएफ फंड डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर भी यूपीएससी कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से कुछ और भी पोस्ट होती है इनके अलावा। ओके, तो बेसिकली यूपीएससी आपका इन बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसमें हम सबके ऊपर फोकस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सबका एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है। सपोज इंजीनियरिंग का जो आईएएस का एग्जाम होता है वो भी क्लास 1 ऑफिसर होता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हर ग्रेजुएट उसको नहीं दे सकता है। उसके लिए आपको इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड चाहिए, उसके लिए आपको गेट जैसा सिलेबस होता है, आपको रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के बाद में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। हाँ, हम इंजीनियर यूपीएससी के जो बड़ा एग्जाम है उसके बारे में आज ज्यादा गुफ्तगू करेंगे। ओके, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है सिविल सर्विसेज, जिसमें इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इन सर्विसेज का शुमार होता है। यानी इनकम टैक्स कमिश्नर, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, ये इन पोस्ट के लिए अगर आपको जाना है
तो आपको एक कॉमन एग्जाम जो होता है इसके लिए, जो कि हर ग्रेजुएट दे सकता है, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि आपका बीए का बैकग्राउंड हो या इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो या मेडिकल का बैकग्राउंड हो, नहीं, ये एग्जाम हर वो ग्रेजुएट जो गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है या फिर ऐसी टीम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है जो गवर्नमेंट जिसको रिकॉग्निशन देती है, वो इनके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, इसलिए हम ज्यादा गुफ्तगू इसके ऊपर करें। लेकिन चूंकि हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से और भी एग्जाम्स होते हैं, इसीलिए हमने उसके बारे में डिस्कशन किया। ओके, यूपीएससी के बारे में अगर अपनी राय पेश करूं यहाँ पर, तो चूंकि जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि यूपीएससी टफेस्ट एग्जाम में माना जाता है, और टफेस्ट एग्जाम में इसलिए कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सिलेक्शन प्रोसेस उमूमी तौर पर हम ये समझते हैं कि आपको एक किताब पढ़नी है, आपको किताब के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस को अगर आपने सही जवाब दे दिया तो एग्जामिनर एक मॉडल आंसर पेपर लेके बैठता है और उसके हिसाब से वो क्वेश्चन को आंसर को करेक्ट करता है और आपको एक पर्टिकुलर मार्क्स या ग्रेड देकर आपको कामयाब करता है। लेकिन यूपीएससी का एग्जाम लेने का तरीका और बच्चों को सिलेक्ट करने का तरीका कुछ अलग ही है। अलग ही है उससे मुराद मेरी ये है कि सबसे पहले यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, हम लोग उसको समझने से पहले मैं आपके सामने कुछ बात करूं। एग्जाम पैटर्न तो इसका सिंपल है। यूपीएससी में अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो 3 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज आपकी प्रीलिम स्टेज, प्रीलिम एग्जाम, सेकेंड स्टेज मेंस एग्जाम, और थर्ड स्टेज पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू कहा जाता है। इसका टोटल मार्क्स जो होता है वो उसके बेस के ऊपर मेरिट बनती है, और मेरिट के ऊपर फिर आपको सिलेक्शन कहा जाता है कि आपको कोई 3 पोस्ट सिलेक्ट करनी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी, और इसके बाद आप ऑफिसर बनते हो। प्रीलिम का एग्जाम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिल्टर करने के लिए होता है, यानी मेरिट अगर आपको में आना है आपको, तो आपके प्रीलिम के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। सपोज 7 लाख लोग एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें से उनको सिलेक्ट करना है 16,000 लोगों को इस दौड़ के लिए। फिर मेंस होता है, मेंस के कुछ अलग अलग पेपर्स होते हैं। कितने पेपर्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, GS1 से लेकर GS4 तक, और ऑप्शनल पेपर होते हैं, कुछ लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं। वो होने के बाद उनका जो मार्क्स आता है उसके बेस के ऊपर एक मेरिट बनती है। सपोज 16,000 लोगों में से फिल्टर होकर बच जाते हैं 3,000 लोग। 3,000 लोग फिर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन टोटल मार्क्स जो काउंट होते हैं मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, चलो मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला के 1750 मार्क्स होते हैं, जिसमें से इंटरव्यू के मार्क्स जो होते हैं 250 होते हैं। 250 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं और बाकी के मार्क्स जो होते हैं वो मेंस के होते हैं, और दोनों के मार्क्स को कंबाइंड कर कर एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। लोगों को मिथ होता है, मैं एक्सप्लेन यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि लोग गलत फहमी में ये मुब्तला ना हो जाए कि मैंने मेंस पास कर लिया था फिर मुझे इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। इस तरीके से नहीं, बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में एग्जाम लिया जाता है, और आपके सपोज आपको इंटरव्यू में या पर्सनालिटी में 0 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको मेंस में आप उसको अगर 1600 या 1500 अगर कैलकुलेट किए, 1500 में से अगर आपको 1000 मार्क्स है तो आपका टोटल स्कोर होगा 1000 + 0 = 1000, और 1000 के हिसाब से आपको मेरिट लगेगी। यानी आपके साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होने के सवालात यूपीएससी में तो उमूमी तौर पर नहीं होते। क्लियर? दूसरी चीज, अब मैं जब प्रीलिम्स के बारे में डिस्कशन करूं या मेंस के बारे में डिस्कशन करूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी हम लोग एक्चुअल में करेंगे कैसे। अगर बच्चा पूछता है हमारे से कि भाई अगर कोई स्कूल चाहती है कि हमारा एक मकसद है कि हम हमारी स्कूल से एक आईएएस ऑफिसर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उनका सिलेक्शन या उनके लिए हम तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का एक प्री डिफाइंड सिलेबस है। प्रीलिम्स का एक सिलेबस है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं मैं आपको बताता हूं। जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, 2 पेपर होते हैं प्रीलिम में। प्रीलिम के 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम का पेपर 1 और प्रीलिम का पेपर 2।
जिसमें से पेपर 1 जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का होता है, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, ओके, ये सब चीजें होती है। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग होती है बाकायदगी से, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड आर्ट्स, ये सारी चीजों के ऊपर मुनहसर एक एग्जाम होता है 200 मार्क्स, ओके। और दूसरा एक एग्जाम होता है, दूसरा एक पेपर होता है, सॉरी एग्जाम तो एक ही है, जिसको हम लोग अगेन सीसैट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, जनरल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, ये होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी तंजीमें जो एक्चुअल में यूपीएससी के लिए काम कर रही है, मैं उनके लिए ये बात यहाँ पर बताओ कि इन दोनों एग्जाम्स में ये जो एग्जाम होता है पेपर 2, जिसमें उमूमी तौर पर आपकी मेंटल एबिलिटी या आपकी दिमाग की क्षमता को या एप्टीट्यूड को नापा जाता है, आपकी इंग्लिश को नापा जाता है, आप कितने कम टाइम में आपका रीडिंग कॉम्प्रेंशन कैसा है, आप कॉम्प्रेंशन से कितना समझे, पैसेज दिए जाते हैं, और कुछ स्पीड के क्वेश्चंस, कुछ ट्रेन के क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं जनरली आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने वाले। ये जो पेपर 2 होता है, ये आप नोट कीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर लास्ट में लेकर लिखा हुआ है क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी 200 में से आपको जो मार्क्स लेने हैं, आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं। क्योंकि उमूमी तौर पर एक बात देखी गई और यूपीएससी ने इस बात को समझा कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे अगर, जिनका मैथमेटिक्स कमजोर होता है, जिनका साइंस कमजोर होता है, जिनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कमजोर होती है, वो अगर एग्जाम देते हैं, और पहले क्या होता था कि जो मेरिट बनता था प्रीलिम्स का, वो पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स, 200 मार्क्स का पेपर ये, 200 मार्क्स का पेपर ये, तो टोटल 400 मार्क्स में से जितने भी बच्चे को मिले उसके हिसाब से रैंकिंग बनती थी और बच्चा क्वालिफाई होता था मेंस के लिए। लेकिन इन आर्ट्स और कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वालों ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बात यह गई कि जब आपका एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया कॉमन ग्रेजुएट का है भाई, तो जब कॉमन ग्रेजुएट का है तो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी वैसा होना चाहिए जो सबके लिए मुनासिब हो। यानी जो साइंस बैकग्राउंड का और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड का है उसको तो फायदा मिल जाएगा क्योंकि उसको न्यूमेरिकल एबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। इसीलिए यूपीएससी ने पेपर 2 को क्वालिफाइंग कर दिया, यानी आपके मेरिट के लिए सिर्फ पेपर 1 काउंट होगा। पेपर 1 के 200 मार्क्स के ऊपर आपका, सपोज 200 मार्क्स का पेपर आपका पेपर 1 हुआ, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का हुआ। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं और मेरा दोस्त सपोज कोई अखलाक सर हो सकता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, तो मुझे पेपर 1 में मिला 105 मार्क्स, और पेपर 2 में मिला, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी था, 200 में से 200, और उनको मिला पेपर 1 में 120 और पेपर 2 में उनको मिला सिर्फ 70 मार्क्स। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा, पेपर 2 के मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे, लेकिन आपको उसको पास करना है। आपको 33%, तो 200 का 33% कितना हुआ, 66 मार्क्स। आपको सिर्फ 66 मार्क्स लेने हैं। अगर आपको 66 मार्क्स से कम मिलते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। अगर आपको 66 मार्क्स मिलते हैं या फिर आपको 200 में से 200 मिलते हैं, तब भी वो काउंट होने वाले नहीं है। पेपर 1 में जितने मार्क्स होंगे 200 में से, उसी के बेस पर मेरिट बनेगा। तो जनरली प्रीलिम्स का कट ऑफ जो होता है 105 से लेके 120 के बीच में होता है जनरल कैटेगरी के, 200 में से। बाकी जो दूसरा पेपर होता है उसमें से लोगों को कितने मार्क्स मिले, यूपीएससी को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शायद वो आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, साइंस वाला हो, सबको कम से कम 66 मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे। क्लियर, ये इस तरीके से होता है। अब जो मेंस होता है, मेंस भी आपका, जब मेंस में जब इंटर होते हैं तो मैंने कहा आपको कि 16,000 बच्चे, अगर 16,000 बच्चे अगर आपके मेंस के लिए सिलेक्ट हो गए, 7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए, जिसमें से उन्होंने डिसाइड किया कि हमको 16,000 बच्चों को मेंस के लिए अपीयर करवाना है या 20,000 बच्चे अपीयर कराना है, तो वो मेरिट क्लोज हुई हो सकता है कि 200 में से 105 मार्क्स पर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए हो सकता है कि 80 के ऊपर, एससी के लिए हो सकता है कि 60 के ऊपर, इस तरीके से
क्लोज हुआ। अब ये बच्चे मेंस में जाएंगे। अब मेंस जो होगा, मेंस उमूमी तौर पर सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो टोटल पेपर्स होते हैं मैं आपको बताता हूं कि पहले क्वालिफाइंग एग्जाम्स यहां पर भी होता है, यानी यहां पर ये चेक किया जाता है कि अगर आप बड़ी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी एक लैंग्वेज, जो शेड्यूल 8 होता है जिसमें उर्दू से लेकर आपको चूज करना पड़ता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, उर्दू है, मराठी है, मलयालम है, आपकी रीजनल लैंग्वेजेस है, वो एक लैंग्वेज, और इंग्लिश, ये 300 मार्क्स के इनके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, इनके भी क्वालिफाइंग परसेंटेज होते हैं, आपको वो पेपर देना पड़ते हैं, लेकिन मेंस की रैंकिंग के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होता है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको 300 में से हो सकता है कि उसमें 25% क्वालिफाइंग मार्क्स हो, आपको 75 मार्क्स आपको लेना जरूरी है, और एक रीजनल लैंग्वेज में आपको 75 मार्क्स लेना जरूरी है। इस तरीके से उसके बाद जो एग्जाम होता है वो एग्जाम होता है एसए का। आपको एसए लिखना होता है 250 मार्क्स का, ओके, जिसमें से आपको सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से एक पर आपको एसए लिखना होता है, सेक्शन बी में आपको 4 ऑप्शन लिए जाते हैं। आपको एक आप सोच रहे होंगे कि 200-250 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 एसए लिखना है, तो 2 एसए में क्या होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा अभी, कि एसए में लोगों को 0 मार्क्स मिल जाते हैं। हम उमूमी तौर पर जब चेक करते हैं पेपर इंग्लिश का हिसाब में, उर्दू का या फिर मराठी का, तो हम एसए के अंदर अगर लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ मार्क्स देते हैं। तो इसमें आपकी कौन सी चीजों को चेक किया जाता है और क्या डेवलप करना है मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ। फिर ऑप्शनल पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं जिनको 250 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जनरली बच्चे पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हैं जिनका सिलेबस जो होता है कंस्टेंट लिमिटेड होता है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें तो कुछ चेंजेस आने वाले नहीं है, इससे लोग लेते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे, मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे भी मेडिकल या इंजीनियरिंग या फिजिक्स या केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट लेने से बचते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और ग्रेजुएशन लेवल का होता है। फिर पेपर 1 जो 4 पेपर ऐसे होते हैं, इनके अलावा यहाँ पर कितने पेपर हुए, एक एसए का पेपर हुआ, ओके, ऑप्शनल के 2 पेपर हुए, 3 पेपर यहाँ, और ये 4 पेपर जनरल स्टडीज के, जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक। जीएस 1 जो कि पहले पेपर 1 में सब मिलाकर एक पेपर हुआ था, अब उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। जीएस 1 जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4। आर्ट्स एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी एक पार्ट, गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप सेकेंड हिस्सा, सेकेंड पेपर 250 मार्क्स का। थर्ड पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फोर्थ पेपर आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, आपकी ईमानदारी चेक करने के लिए, आपकी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए एग्जाम्स। तो ये सब मिलाकर 1000 मार्क्स जनरल स्टडीज के, 250 500 मार्क्स, ये 1500 मार्क्स, और ये 1750 मार्क्स में 1750 मार्क्स में आपका मेंस खत्म होता है, ओके। और मेंस के बाद में जो लास्ट ऑप्शन होता है, जो कि मैंने यहां पर नहीं दिया, वो होता है इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट होने के बाद आपको 250 मार्क्स मिलते हैं, और ये जो मेंस के मार्क्स मिले एसए से नीचे लेकर, एसए, ऑप्शनल पेपर और जीएस के सारे 4 पेपर्स, इनका जो टोटल है वो, और 250 मार्क्स आपके जो इंटरव्यू में मिले वो, उसकी बिना पर आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है, आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है, और उस रैंकिंग के बिना पर आपको पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिकमेंड किया जाता है। यूपीएससी रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को कि हमने इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, उनके मेरिट के हिसाब से उनको ये पोस्ट मिल जानी चाहिए, और उनको फिर पोस्ट मिल जाती है, ओके। अब यहां पर ये सवाल ये आता है कि हम लोग जब तैयारी करते हैं या बच्चों को तैयारी करने के लिए बोलते हैं, तो एक्चुअल में यूपीएससी की तैयारी होती कैसी है और यूपीएससी क्या चेक करता है। ये तो मैंने आपको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर उसका सिलेबस बता दिया। इसके पीछे का एक बैकग्राउंड है, जो कि यूपीएससी क्या करता है। उमूमी तौर पर यूपीएससी का काम यह है कि यूपीएससी खराब लोगों को रिजेक्ट करने का काम करता है। तो जितने भी कल्प्रिट होते हैं, जितने भी बायस किस्म के लोग होते हैं, जितने भी तासुब किस्म के लोग होते हैं,
वो अपने मेंस के एग्जाम्स में उनको देखता है बारीकियों से, और एस्से के अंदर ऐसे कुछ सेंटेंस उन्होंने लिखे हैं जो नेशनल इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचाते हैं, या कहीं से बायसनेस दिखती है, या उनका आईएएस ऑफिसर बनने के पीछे मोटिव उनकी इंटीग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी के ऊपर कुछ शक होता है, तो पेपर में, एस्से में या डिफरेंट पेपर्स को लिखते वक्त वो भाप लेते हैं और उसको रिजेक्ट करते हैं। ये सबसे पहला क्राइटेरिया। उसके बाद में आप अपनी जात के ताल्लुक से ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, इसको भी चेक किया जाता है आपके एस्से में, आपके जनरल स्टडीज के पेपर की राइटिंग में, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, सवालात सीधे सीधे तौर पर नहीं पूछे जाते। तो अगर आपको किसी को कहना है कि यूपीएससी की तैयारी कौन करेगा, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए जो मेरा मानना है, वो बच्चे तैयारी करे, या वो बच्चे तैयारी करने के लिए अगर तैयार है तो वो अपने आप को कैसा बनाए। यूपीएससी चाहता है कि वो ऑफिसर बनाए ऐसे इंसान को जो जैक ऑफ ऑल हो और मास्टर ऑफ वन हो। ये मेरी कहावत मैं हमेशा बोलता हूं, जिसको लोग उमूमी तौर पर रिजेक्ट करते हैं कि मैं हमको जैक ऑफ ऑल नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है यूपीएससी के लिए अगर आपको कोई बड़ी पोस्ट के लिए ऑफिसर बना रहा है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का मकसद ये है कि उस पोस्ट पर बैठने के बाद आपके पास ज्योग्राफिकल इश्यूज आएंगे, इकोनॉमिकल इश्यूज आएंगे, मैथमेटिकल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ सोशल क्राइसिस हो सकते हैं, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कुछ नेचुरल क्लैमिटी हो सकती है, कुछ फाइनेंस के इश्यू होते हैं। तो यूपीएससी ये चाहता है कि आपका अप्रोच कैसा हो कि आपको हर फील्ड का नॉलेज हो, इतना नॉलेज हो जितना एक आम नागरिक को पता होना चाहिए। तो यूपीएससी के क्राइटेरिया के लिए सबसे पहली शर्त यह है, आपको एक बेहतरीन सिटीजन बनना है, और बेहतरीन सिटीजन की जिंदगी किन अलामतों के ऊपर, किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और किन पैरामीटर्स से उसको असर पड़ता है, ये उसके अंदर खुसूसियात होनी चाहिए। वो लोगों के बारे में सोचने वाला होना चाहिए, लोगों के जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, बुरे लोगों के जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए, ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होना चाहिए। अलग अलग जगह पे कुछ नेचुरल क्लाइमेटी हो रही है, उससे इंसानियत को असर क्या पड़ा, इससे उसकी जिंदगी में असर होना चाहिए। ये अप्रोच डेवलप करने का नाम है यूपीएससी। यानी आपको ऐसा इंसान बनाना है अपने आप को जो एक अच्छा नागरिक हो, अच्छा डिसीजन मेकर हो, अच्छा क्रिएटिव माइंड हो, अच्छा फैसला करने वाला हो, अच्छा हर इल्म का उसके पास में बेसिक नॉलेज हो। मास्टर हो किसी एक फील्ड का हो, लेकिन वो हर फील्ड का उसको मखसूस थोड़ा 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 नॉलेज या बेसिक नॉलेज उसको पता होना चाहिए। यूपीएससी अपने एग्जाम में ये सब चीजों को चेक करता है। अब इसकी तैयारी करने के लिए हम बच्चे को अगर किताबें दे दे और वो बच्चा किताबें पढ़ ले, तो किताबें पढ़कर वो बच्चा सिलेबस को रट सकता है, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम फैक्चुअल नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। इसका मतलब यह है कि यूपीएससी आपको सिलेबस देता है, सिलेबस के साथ में गाइडलाइंस देता है, और उसके साथ साथ आपको यह बताता है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में इंटरप्रिटेशन करना है, यानी अपनी एक राय बनानी है। तो बच्चों की अपनी राय बने, इसके लिए आपको तैयार करना है। इसलिए मैं कहूंगा बच्चों को कि अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले वो फैक्ट्स को समझे। इसके लिए पहली स्टेप होती है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट की 10वीं तक, और एनवायरमेंटल साइंस और बायोलॉजी की 11-12 की बुक्स भी, ये सारी बुक्स, और ये लेवल का इंग्लिश और ये लेवल की लैंग्वेज का कमांड आपको आना चाहिए। तो आप अगर ये पहली स्टेप पे पढ़ लेते हैं, तो पहली स्टेप में पढ़ने के बाद में आपको अब ये समझ में आता है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, यानी हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्या है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्या है, इंडियन पॉलिटी के कॉन्सेप्ट क्या है, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप होती है कि आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। अब करंट अफेयर्स के नॉलेज के लिए सबसे बड़ी जो रिसोर्स होता है वो होता है न्यूज़पेपर या न्यूज। तो न्यूज देखना तो हम रिकमेंड किसी को नहीं करेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर जो होते हैं उसमें खबरें होती है, खबरों का एनालिसिस होता है,
खबरों के ऊपर एडिटोरियल होता है, वो पढ़ना बच्चों को शुरू करना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में उनको न्यूज़पेपर के न्यूज या एडिटोरियल की लैंग्वेज या एडिटोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। भले ही उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, लेकिन इंग्लिश अच्छी होने के बावजूद भी उनको कंटेंट समझ में नहीं आता है और वो बोर होकर सिलेबस हिंदू पेपर हो या इंडियन एक्सप्रेस हो उसको छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद में फिर वो पेपर कभी पढ़ते नहीं। तो मेरी राय ऐसी है कि पहले एनसीईआरटी आपको बेस क्लियर करता है, एनसीईआरटी आपको सोचने का तरीका देती है, एनसीईआरटी आपको कॉन्सेप्ट देती है कि फाइनेंशियल में रेपो रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, इंडियन पॉलिटी सिस्टम कैसा होता है, ज्योग्राफी क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाता है। तो अगर बच्चा वो पढ़ लेता है, उसके बाद में उसको टेस्ट जो होता है, फिर वो अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो न्यूज़पेपर की न्यूज उसको समझ में आती है। समझ में आ रहा है आपको? फिर न्यूज़पेपर का एडिटोरियल संपादकीय जो होता है वो उसको समझ में आता है। यानी आपको पहले एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है, तब जाके आपको न्यूज़पेपर समझेगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अंदर ऑथर क्या अपनी राय पेश कर रहा है, वो राय को आप समझेंगे, उसके अलग अलग नोट्स बनाएंगे और नोट्स को बना बना कर रखेंगे। इस तरीके से एक दौर ऐसा आएगा कि आप लोगों की राय समझकर, डिफरेंट लोगों के ओपिनियन को समझकर, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन को समझकर अपना खुद का इंटरप्रिटेशन बनाने वाले बन जाएंगे धीरे धीरे। अगर बच्चा 7वीं में पढ़ रहा है, 8वीं में पढ़ रहा है, 9वीं में पढ़ रहा है, तो वो एनसीईआरटी को पढ़ेगा, अपने आप को पहले फैक्ट्स से आरास्ता करवाएगा, फिर वो अपने आप को डेवलप करने के लिए न्यूज़पेपर को समझेगा, दूसरों के ओपिनियन को समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी एक इश्यू चल रहा है यहाँ पर कि सपोज बीच में इश्यू आया था ट्रिपल तलाक का इश्यू। तो ट्रिपल तलाक के ऊपर किसी ने अपना एडिटोरियल लिखा कि ट्रिपल तलाक क्या होता है, ट्रिपल तलाक के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये भी इसी तरीके से अभी अडानी का इश्यू आया था कि अडानी के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई थी। अब अडानी के शेयर की प्राइस गिर गई थी, करंट अफेयर्स को समझने के लिए मुझे यह समझना पड़ेगा कि बेसिक स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वगैरह वगैरह। उसमें हाई प्रोफाइल के लोग कैसे होते हैं, हाई प्रोफाइल के स्टॉक कैसे होते हैं, छोटे लिस्टेड कंपनी किसको कहते हैं, आईपीओ किसको कहते हैं, ये समझने के लिए पहले मुझे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और तब जाके मुझे अडानी की न्यूज समझेंगी कि हिंडरबर्ग ने एक्चुअल में क्या खुलासा किया, खुलासा करने के बाद में एजेंसी का रोल उसमें क्या होगा, सेबी क्या होती है, इनकम टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट की एजेंसीज क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे कंट्रोल होता है। ये सारी चीजों को समझने के लिए मुझे पहले फैक्ट समझने पड़ेंगे, तब जाके मुझे एडिटोरियल समझेंगे। तो इस तरीके से फिर बच्चा न्यूज़पेपर समझता है, उसकी राय डेवलप होती है, फिर बच्चा यूपीएससी के सिलेबस के ऊपर जाता है। यूपीएससी अपने सिलेबस को हर बार चेंज करते रहता है, फिर वो अपने सिलेबस को पढ़ता है, एग्जाम अपीयर होता है, और अपीयर में उसको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फला फला चीज के ऊपर आप अपनी राय पेश करो कि एक वाकया ऐसा है कि एक जगह दंगा हो चुका है, आपके सामने आपकी कम्युनिटी भी है, दूसरी कम्युनिटी भी है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। वो हैंडल करने के लिए उसको इंटीग्रिटी अपनी दिखानी होती है, अपना नॉलेज दिखाना होता है, अपने कानून की पकड़ दिखानी होती है। तो कहने का मतलब क्या है, आपके नॉलेज को एक एप्लीकेशन के फॉर्म में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये मेंस के एग्जाम में और इंटरव्यू के एग्जाम में इस तरीके से आपको जज किया जाए। क्लियर? और किसी का यूपीएससी के ताल्लुक से कुछ सवाल है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो मैं आपको और मजीद यूपीएससी के बारे में बताऊं। हाँ, किसी का कोई सवाल यूपीएससी के ताल्लुक से, कि यूपीएससी में जो बातें मैंने कही वो सारी बातें सबको समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर ये जो आपने कहा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना है, तो वो कौन सी क्लास की बुक्स पढ़ना होगी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी की बुक्स उमूमी तौर पर जो रिकमेंड किया जाता है
क्लास कौन सी क्लास? 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की बुक, जिसमें साइंस की बुक आपको नहीं पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ेंगे 11th 12th का तो चलेगा। बायोलॉजी चूंकि एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड होता है, तो बायोलॉजी अगर पढ़ लेते हैं आप तो आपका फायदा होता है, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस में बायोलॉजी का कुछ हिस्सा होता है। तो आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक की आर्ट्स और जो 10वीं तक तो कॉमन एजुकेशन होता है, वो सारी किताबें आपको पढ़नी होती है। वो सिर्फ इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझे, आपको फैक्ट्स मिलते हैं यूपीएससी के एनसीईआरटी की बुक्स में, और उससे आपको न्यूज़पेपर समझता है, और जो यूपीएससी का जो कोर्स सिलेबस है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, उसका बेसिक समझने के लिए आपको ये एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी। जी इम्तियाज साहब। जी थैंक यू जी, और किसी यूपीएससी के ताल्लुक से सर आपने कुछ सवाल है? हाँ सर। जी जी बोलिए सर। आपने उर्दू लैंग्वेज का एक ऑप्शन बताया, तो वो कहाँ जी। पर कर सकते हैं उर्दू लैंग्वेज का सिलेक्शन? ये मेरी पीपीटी दिख रही है आपको? जी हाँ, ये मेरी पीपीटी आपको दिख रही है। इसमें क्या होता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यदि आपको पेपर जब लिखना है तो पेपर लिखने के दौरान यूपीएससी आपको ऑप्शंस देता है कि आपको मराठी में पेपर लिखना है, हिंदी में लिखना है, गुजराती में लिखना है, उसकी बहुत सारी लैंग्वेज है, इसमें उर्दू भी है। तो आप आंसर लैंग्वेज जो है वो कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो क्वालिफाइंग एग्जाम मैंने बोला आपको, इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, उसमें उर्दू आप ले सकते हैं जो क्वालिफाइंग, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर मार्क्स लेकर पास होना पड़ता है। दूसरी, जो ऑप्शनल पेपर होते हैं जो मैंने आपको कहा, उसमें पेपर 1 और पेपर 2, यहां पर भी आप उर्दू ले सकते हैं। उर्दू लिटरेचर बहुत सारे बच्चे लेते हैं। और आसिम नाम का लड़का था, आसिम खान, जो उर्दू से पास हुआ, उसने उर्दू पेपर लिया था यहाँ पर, पेपर 1 पेपर 2 में। वसीम सर, तो ये 2 जगह पे आप उर्दू। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर ग्रेजुएशन के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है यहाँ पर कि कितना परसेंटेज होना चाहिए? जी जी जी, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आ रहा था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप सिर्फ पास होना चाहिए, इसमें कुछ दूसरा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी फील्ड से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका जो भी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है। आपकी एज लिमिट जो होती है, ओपन लोग के लोगों के लिए 32 की एज लिमिट है, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अगर ओबीसी वगैरह है तो उसमें रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल से लेकर जो भी SC ST का क्राइटेरिया 7 साल के करीब है। और 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं यूपीएससी, 6 अटेम्प्ट आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे आपके दौर के अंदर। आप 23 साल से लेकर या 21 साल से लेकर एलिजिबल बन जाते हैं 32 साल तक। ये 12 साल के दौरान या 10 साल के दौरान आप जितने अटेम्प्ट चाहे उतने दे सकते हैं, लेकिन 6 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम नहीं देते, तो एग्जाम देने के बाद ही अटेम्प्ट काउंट होता है। तो अगर अटेम्प्ट को बचाना है तो बहुत से लोग अपने एग्जाम अपीयर होते भी नहीं। जी मैम। यूपीएससी के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि यूपीएससी के लिए जब हम बच्चों को गाइड करें तो बच्चों को मुखलिस, बच्चों को बेहतरीन सोच रखने वाला ये बनाना है। तो लोग मगअप करने वाला या रटने वाला एग्जाम नहीं। दूसरे गवर्नमेंट के एग्जाम जो होते हैं वो सब फैक्चुअल बेस्ड है। एमपीएससी के एग्जाम भी लगभग फैक्चुअल है, एसएससी के एग्जाम भी फैक्चुअल है। उसमें इतना आपके दिमाग का इस्तेमाल और इतनी आपकी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल, अपने इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल या अपने नजरिए का इस्तेमाल नहीं होता है। तो नजरिया डेवलप करने के लिए बच्चों को 5 साल लग जाते हैं। यानी लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए 5 साल लगे, उसका सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है। सिलेबस तो उसका थोड़ा ज्यादा लेंथी है, लेकिन उसको आप 5 साल तक ना पढ़ पाए ऐसा नहीं है। 5 साल तक बच्चों का अप्रोच डेवलप नहीं होता है। तो वही अप्रोच अगर हम स्कूल से बनाने की कोशिश करें, उनके अंदर क्रिएटिविटी, उनके अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस, उनके अंदर आप कम्युनिकेशन स्किल, उनके अंदर ग्रेटिट्यूड, उनके अंदर बिलीव, उनके अंदर वैल्यूज, उनके अंदर समझने का तरीका, उनके अंदर इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रेंशन, ये सारी एक्टिविटी कराई जाए बनिस्बत उसके कि हम लोग उनको न्यूमेरिकल एक्टिविटीज के अंदर मुलविस कर दें। हमको सिलेबस नहीं पढ़ाना है, हमको उनको पर्सनैलिटी बनाना है। जनरली यूपीएससी की तैयारी लोग करते हैं, पहले प्रीलिम्स की तैयारी, फिर मेंस की तैयारी, फिर इंटरव्यू की तैयारी। एक्चुअल में इसकी तैयारी रिवर्स इंजीनियरिंग में होती है। यानी पहले आपको आपकी पर्सनैलिटी बनानी है, पर्सनैलिटी बनेगी
तो आपके रिफ्लेक्शन होगा आपके पेपर में, और आपके पेपर में जो रिफ्लेक्शन होगा आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होगा, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जनरली लोग क्या करते हैं, पहले प्री क्लियर करते हैं, फिर मेंस क्लियर करते हैं, फिर अपनी हॉबी तैयार करना, हॉबी के बारे में बोलना, अपने आप के बारे में बोलना। तो जैसा कि मैं कहता हूँ अक्सर अपने मोटिवेशन सेशन के अंदर, कि पहले अपने आप को पहचानना, अपनी खुद ही को पहचानना, मेरे लाइक्स क्या है, मेरे डिसलाइक्स क्या है, मेरे हैबिट्स क्या है, मेरी हॉबीज क्या है, हॉबीज के ऊपर काम करना, हॉबीज के ऊपर मैंने कितना इंटरेस्ट दिया। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी हॉबीज है लेक्चर देना, मेरी हॉबीज है करियर गाइडेंस मोटिवेशनल के सेशंस देना। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे इंटरव्यू पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने 300 सेमिनार्स लिया है, मैंने 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सफर किया हुआ है, मैंने अंडर प्रिविलेज सेक्शन में काम किया है, इसमें काम किया है, मेरा एक करियर काउंसलिंग का कोर्स है। तो इस तरीके का बैकग्राउंड आपको तैयार करना पड़ता है। अगर आपकी हॉबीज है गार्डनिंग, तो गार्डनिंग के दौरान आपको सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ये आपको 250 मार्क्स के लिए तैयार करता है, और वो 250 मार्क्स आपके रिफ्लेक्ट करते हैं आपके मेंस के एग्जाम में। यानी आपकी पर्सनैलिटी बनती है, आपका अप्रोच बनता है, आपकी इंटीग्रिटी और आपका एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, आपका बिहेवियर डेवलप हो जाता है। तो आप में जिंदगी जीने का तरीका भी आपको आ जाता है। तो आपके अंदर अच्छे अखलाक होना, अच्छे कैरेक्टर होना, इसके ऊपर अगर काम किया जाए तो हमारा जो यूपीएससी के लिए हमने जो एम बनाया है बच्चों को, वो क्रैक हो सकता है। क्योंकि यूपीएससी जो है सिलेबस को ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन इंसानों की खुसूसियात को ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी का सिलेबस जो आज है, वो 10 सालों बाद या 5 सालों बाद हो सकता है कि यूपीएससी अपने सिलेबस में से ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को निकाल भी सकता है। एप्टीट्यूड को जैसे उसने क्वालिफाइंग कर दिया, हो सकता है कि वो दूसरे सब्जेक्ट को भी क्वालिफाइंग कर दे, और आपकी पर्सनैलिटी के कुछ दूसरे जुज को, आपकी दूसरी को पर्सनैलिटी को जज करना शुरू कर दे। क्योंकि उसको पता है कि एआई के जरिए या चैटबॉट के जरिए या चैट जीपीटी के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो हमको रट्टे पोपट तो लोग चाहिए नहीं, हमको मशीन को सिखाने वाले लोग या मशीन से काम लेने वाले लोग चाहिए। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो, आपका अप्रोच कैसे डेवलप हो, आपका बिलीव कैसे डेवलप हो, आपका यकीन कैसे पुख्ता हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसे बेहतरीन हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल, आपका सोचने का तरीका, आपकी राय देने का तरीका, अगर ये डेवलप हम लोग बच्चों में कराने के लिए कुछ इकदाम करते हैं, उनको मैथ्स, उनको साइंस, उनको हिस्ट्री सिखाने की बजाय उनके अंदर ये सारे उलूम्स को हम सिखाते हैं, तो बच्चा यूपीएससी के लिए ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। और जो उसका सिलेबस होता है यूपीएससी का, वो सिलेबस वो 1 साल के अंदर जो भी सिलेबस उस वक्त में हो, वो 1 साल में 2 साल में कवर कर लेगा। उसको ग्रेजुएशन से तैयारी करना काफी है। लेकिन बच्चों की पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होती है, बच्चों की जहनियत डेवलप नहीं होती है, बच्चों को क्वेश्चन करने वाली एबिलिटी डेवलप नहीं होती है, बच्चों को क्वेश्चन समझने की एबिलिटी डेवलप नहीं होती है, बच्चों को लोगों की साइकोलॉजी समझने की एबिलिटी नहीं होती है, लोगों को इंसिडेंसेस हो रहे हैं, जो हालात हो रहे हैं, जो नेचुरल क्लैमिटी जो हो रही है, उसको कैसे समझना है, उसका मेरी जिंदगी में क्या असर होने वाला है, ये समझ नहीं होती है। इसका समझ आनी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक को ये सब चीजों पे फर्क पड़ता है। इसीलिए यूपीएससी में ऐसे चंद अपराधी सिलेक्ट होते हैं जिनको फर्क पड़ता है। जो ये कहता है ना कि वहां पर तुर्की में भूकंप आया, हमको उससे फर्क क्या पड़ता है? एक जिम्मेदार नागरिक ये समझता है, और यूपीएससी ये चाहता है कि मेरे ऑफिसर को ये पता हो कि भूकंप आने की वजूहत क्या थी, भूकंप के बाद में कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं, ना आए इसके लिए क्या कर सकते हैं, आने के बाद में कैसे उसको हम लोग कोप अप कर सकते हैं, कैसे उसका रिलीफ का पावर कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो यूपीएससी आपके लिए ही बना है, ऑफिसर आपके लिए ही बना है। क्योंकि यूपीएससी के लिए बाद जो ऑफिसर बनता है वो एक जिले का राजा होता है, जिसके आने पर लोग सलाम ठोकते हैं। ऐसा ऑफिसर बनने के लिए ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। लोग ये क्वालिटीज को छोड़ देते हैं और ABCD और 1 2 3 और हिसाब किताब सिखाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती है, और हो सकता है कि उनके वहां जाए तक वो सिलेबस आउटडेटेड हो जाए। मैंने यूपीएससी के लिए अपना एक सिलेबस बनाने की कोशिश किया है, जिसको मैंने एडुपियर का नाम दिया हुआ है। लेकिन मैं बहुत सारी स्कूल्स के पास में भी गया वो सिलेबस लेके, लेकिन लोगों को फैक्चुअल समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। वो ABCD और न्यूमेरिकल एबिलिटीज इसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। असल में यूपीएससी जो है इंसान बनाने के लिए, अगर हम लोग बच्चों को 7वीं से 8वीं से यूपीएससी के लिए तैयार ना करें, हम एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उनको तैयार करें, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं
वो इनवाइव करने की उनमें अगर कोशिश करते हैं तो भले ही बच्चा यूपीएससी क्रैक करे या ना करे, ये स्टार्टअप के लिए, ये बिजनेस के लिए, ये एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए खुसूसियात जरूरी होती है और बच्चे में खुसूसियात डेवलप हो जाती है। यानी हम लोग 7वीं से बच्चे को आईएएस ऑफिसर ना बनाने की फिक्र ना करे, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करे। उसके अंदर शरिया से शरिया कह रहा हम लोग, इसके अंदर हम लोग सीरत नबी के जो पर्सनैलिटी होती है, प्रोफेट की जो लाइफ होती है, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, उनकी बायोग्राफी हम उनके सिखाने की कोशिश करें, उनके अंदर विजन डेवलप करने की कोशिश करें, गोल डेवलप करने की, हैबिट डेवलप करने की कोशिश करें, तो बच्चा डेवलप हो जाएगा। वो हर पोस्ट के लिए, यूपीएससी के अलावा भी एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए, क्योंकि मैंने 40 ऐसी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को देखा है कि जिनको अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो हम बच्चे को वो जो चाहता है बच्चा वो बन सकता है। हम ये चाहते हैं कि आईएएस ऑफिसर बने, उसके बनिस्बत बच्चा अगर आईएएस ऑफिसर बनना चाहे तो आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है। लेकिन कुछ कॉमन चीजें जो कामयाब लोगों के अंदर होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, जो एंटरप्रेनेशन होता है, समझना होता है, भापना होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, यकीन होता है, हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, परसिवरेंस, पेशेंस, ये सिखाना पड़ेगा बच्चों को। क्योंकि आप अगर इंटरव्यू देखेंगे, मैंने आसिम खान का इंटरव्यू देखा था, जो बच्चा उर्दू से यूपीएससी क्रैक किया था, जिसका मीडियम ऑफ आंसर का जो था वो उर्दू था, जिसके ऑप्शनल पेपर भी उर्दू थे। वो बच्चे से मैंने पूछा कि आपने यूपीएससी कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो उसने कहा कि मेरा यूपीएससी का 5th अटेम्प्ट था और वो तकरीबन 6 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अब मुझे आप बताइए कि माइनॉरिटीज के अंदर, खासतौर पर मुसलमानों के अंदर, ग्रेजुएशन के बाद में कोई बच्चा 6 सालों तक सब्र कर सकता है क्या? तो सब्र भी उसके लिए एक इंग्रेडिएंट है। एक चीज में परसिवरेंस रहना, परस्यू करते रहना, परसिवरेंस उसकी एक क्वालिटीज है। अगर ये क्वालिटीज नहीं रही तो बच्चा एक अटेम्प्ट के बाद में हार मान लेगा और उसमें सब्र खत्म हो जाएगा, उसमें परसिवरेंस नहीं रहेगा, उसमें डेडिकेशन नहीं रहेगा। क्वालिटीज है, टैलेंट है, लेकिन टैलेंट चलता नहीं है। टैलेंट के साथ साथ ये सारी क्वालिटीज इनवाइट करना। जज़ाकल्लाह खैर। और किसी का कोई सवाल है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यूपीएससी के ताल्लुक से क्लियरेशन हो गया सबका? ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। जज़ाकल्लाह। यूपीएससी के बाद में जो दूसरी जो मखसूस और जो बड़ी जो पोस्ट होती है वो होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम जो होता है क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 अलग अलग पोस्ट के लिए होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी वैकेंसी भी निकली हुई है, जो कि इसके लिए 10th की रिक्वायरमेंट होती है, 10 पास की। कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल, ये एक एग्जाम होता है जिसके लिए 12 पास की रिक्वायरमेंट होती है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल भी जिसको कहते हैं हम लोग। कॉमन ग्रेजुएट लेवल, एसएससी कॉमन ग्रेजुएट, सीजीएल जिसको कहते हैं हम लोग, जिसके ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके एक एग्जाम अलग से होता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की पोस्ट होती है पुलिस के अंदर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टेरिटरी होते हैं वहां पर अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए गवर्नमेंट एग्जाम लेती है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। सीपीओ का, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दिल्ली के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर जो पुलिस का रिक्रूटमेंट होता है वो भी इसके जरिए होता है। जूनियर इंजीनियर, इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, बहुत सी जगह पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, गवर्नमेंट पोस्ट में स्टेनोग्राफर के साथ साथ हिंदी ट्रांसलेटर भी लगते हैं कोर्ट वगैरह में, वहां के लिए भी एग्जाम्स होती है। तो ये 8 तरीके के अलग अलग एग्जाम एसएससी कंडक्ट करता है। 8 का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग एज लिमिट है, अलग अलग एग्जाम का पैटर्न। स्टाफ सिलेक्शन जो अलग अलग एग्जाम्स लेता है ना, वो अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं गवर्नमेंट के। हियर आर सम एग्जांपल्स, मैं आपको बताऊं कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जो पोस्ट एग्जाम लेता है उसमें टायर 1, ये जो सीजीएल के एग्जाम में बोल रहा हूं आप, उसमें टायर 1, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इस तरीके से टीयर 4 तक एग्जाम्स होते हैं। उसका सिलेबस क्या होता है मैं आपको बताता हूं अभी। हायर सेकेंडरी लेवल जो होता है उसके लिए आपको सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, अलग अलग पोस्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो पोस्ट होती है उसके लिए एग्जाम लिया जाता है। ओके। जूनियर इंजीनियर, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए जो एग्जाम्स होता है वो एग्जाम्स होता है, उसमें पेपर 1, पेपर 2, ये 2 स्टेजेस में एग्जाम होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है पेपर 2, और पहला एग्जाम ऑनलाइन होता है। एसएसटी कांस्टेबल जो जनरल ड्यूटी एग्जामिनेशन में आपको कहा
उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करता है अलग से, जिसमें सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबी, एनआईए, एसएसबी-एफ, राइफल इन आसाम राइफल, ये एग्जाम्स के लिए एक पर्टिकुलर खास तौर पर ऐसी पोस्ट जो कांस्टेबल के ग्रेड में आती है, और ये इसके लिए फिजिकल टेस्ट भी होता है और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है। ओके, मल्टीटास्किंग पोस्ट, ये पीऊन, जमादार, जूनियर ऑपरेटर, चौकीदार, सफाई वाला, माली, ऐसी पोस्ट के लिए ये एग्जाम होता है, जिसको हम लोग MTS कहा जाता है, नॉन टेक्निकल। ये 8 अलग अलग तरीके के एसएससी एग्जाम लेता है, जिसका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम एग्जाम जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं, ओके, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज, इस तरीके का सिलेबस तकरीबन हर पोस्ट में होता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल कम होता है। अगर सीजीएल का डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएट लेवल का है, CHSL का सिलेबस 12 लेवल का है, MTS का लेवल 10वीं के लेवल का है। एसएससी की अगर बात ले हम लोग तो उसकी एज लिमिट 32 की है। क्वालिफिकेशन आपको डिग्री चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका 4 फेज में एग्जाम होता है। 4 फेज में से भी जो चौथा फेज होता है वो कोई पोस्ट के लिए होता है, सब पोस्ट के लिए चौथा टियर का एग्जाम नहीं होता है। यानी जैसा प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू होता है, उसी तरीके से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में टियर 1, टियर 2, टियर 3 उनका सिलेबस क्या होता है, कौन सा क्या होता है, हम लोग देखेंगे बाद में। जनरली सिलेबस जो होता है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जैसे एप्टीट्यूड की बात मैंने वहां पर किया था, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरी जो एसएससी CHSL की पोस्ट होती है, उसमें एज लिमिट जो होती है, चूंकि क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 है, तो एज लिमिट 27 साल की हो गई। टियर 1, टियर 2 होता है, और कुछ पोस्ट के लिए टियर 2 का एग्जाम भी होता है। सिलेबस लगभग वही, लेकिन डिफिकल्टी लेवल उसका कम। जूनियर इंजीनियर के लिए आपकी 32 साल की उम्र है, आपका डिप्लोमा और डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और पेपर 1 और पेपर 2 होता है। जनरल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो सिविल का बैकग्राउंड है, इससे बिलोंग करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी अलग से एग्जाम का पेपर होता है। MTS के लिए आपकी 25 साल की एज लिमिट है और 10वीं पास होना जरूरी है। पेपर 1 और पेपर 2 जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, लेकिन डिफिकल्टी लेवल कम। यानी आपको मैं अगर सिंपल वर्ड में बताऊं कि एक बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, साथ ही साथ उसका ऑटोमेटिकली एसएससी का तैयारी और एमपीएससी का तैयारी भी हो गया। यानी मैं एक नॉर्मल सेंटेंस में अगर अपने बच्चों से कहता हूं कि आप चांद को पाने के लिए छलांग लगाइए, चांद अगर आपके पास में नहीं भी आया तो तारे आपके पास में आ जाएंगे। जैसे कि वसीम सर ने लास्ट लेक्चर में सवाल पूछा था कि छोटी पोस्ट के लिए एग्जाम क्या है सर, तो एसएससी आपका 10वीं के ऊपर भी सिलेक्शन करता है, 12वीं वालों का सिलेक्शन भी करता है, आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम के लिए भी कंडक्ट करता है, अलग अलग पोस्ट के लिए ऑफिसर बनते हैं आप। अब अगर आप यूपीएससी के लिए उस दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप यूपीएससी में फेल होते भी है तो आप मरे हुए हाथी है जो कि 1.25 लाख का बिकता है। आप यूपीएससी की तैयारी 1 साल तक कीजिए। एग्जाम तकरीबन 32 से 30 अलग अलग पोस्ट के एग्जाम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, एसएससी के निकलते हैं, जिसमें से कोई ना कोई एक जगह पे आपको सिलेक्शन हो जाता है। अभी एक लड़की का सिलेक्शन हुआ था, वसीमा काजी नाम था उसका, आपको पता है वो डेप्यूटी कलेक्टर बनी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है, कोई ये बताता भी नहीं है कि वो डेप्यूटी कलेक्टर बनने से पहले वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या सेल टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ऑलरेडी काम कर रही थी। यानी आप तैयारी करते करते आपको पोस्ट मिलती है, आप गवर्नमेंट जॉब में जाकर आप अपग्रेडेशन के लिए एग्जाम्स अलग अलग दे सकते हैं। हमको ये कहा जाता है कि बहुत टफ होता है यूपीएससी के एग्जाम। अरे भाई यूपीएससी के एग्जाम टफ नहीं है, यूपीएससी का एग्जाम टफ है, आप तैयारी कीजिए। आपको यूपीएससी नहीं मिलेगा तो एसएससी मिल जाएगा, एसएससी सीजीएल नहीं मिलेगा तो सीएचएसएल मिल जाएगा, एमटीएस मिलेगा, या फिर आपको एमपीएससी की पोस्ट मिल जाएंगी। एमपीएससी की बेशुमार पोस्ट होती है, मैं भी जिक्र करूंगा आपको। तो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई। आपको जितना जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड पढ़ना है आप उसकी तैयारी कीजिए, आप बड़े लेवल की तैयारी कीजिए, छोटा लेवल ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है आपको सिलेक्शन। एसएससी के अंदर
कौन कौन सी पोस्ट होती है सीजीएल के अंदर, तो मैं आपको बताऊं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स एग्जामिनर, असिस्टेंट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट बता रहा हूं आपको मैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो कि ईडी डिपार्टमेंट में होता है। डिविजनल अकाउंटेंट, पोस्टल इंस्पेक्टर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटर जो कि सीएजी डिपार्टमेंट में होता है। इस तरीके से इसके बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर भी ऑफिसर लगते हैं, सीबीआई के अंदर ऑफिसर लगते हैं, जो कि इनमें से ही ऑफिसर्स लगते हैं। जो इंस्पेक्टर आपको बताया जा रहा है वो इंस्पेक्टर अलग अलग सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह के अंदर भी सिलेक्शन सीजीएल के जरिए ही होता है। ये वो अलग अलग डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसका रिक्रूटमेंट एसएससी करता है सीजीएल, एचसीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के जरिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको एनआईए कहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट जो होता है सीएजी जिसको कहते हैं हम लोग, जो ऑडिट करता है गवर्नमेंट एजेंसीज का या बड़े बड़े कंपनीज का, इलेक्शन कमीशन जिसको अभी जो चल रहा है अपना ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां पर जो ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं उनका सिलेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, सेंट्रल सेक्रेटरीज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अगर कोई एक आईएएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में राजदूत बनता है, दुबई में जाता है और वहां पर वीजा देने के लिए एक ऑफिस खोलना पड़ता है, एम्बेसी जिसको कहते हैं। हर देश की एम्बेसी यहां पर भी होती है जो हमारे कनेक्टेड देश होते हैं। तो वहां पर क्लर्कल पोस्ट के लिए, वहां पर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो ऑफिसर्स लगते हैं वो उनका सिलेक्शन भी एसएससी के जरिए होता है। यानी आप फॉरेन भी जा सकते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी और अलग अलग पोस्ट के जरिए सिलेक्शन होती है। ओके, टीयर 1 का जो एग्जाम मैंने आपको कहा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरीके के सेक्शंस होते हैं। उसमें सबके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक घंटे का सवाल आपको सब कंप्लीट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। टीयर 2 एग्जाम के अंदर वही आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, जनरल स्टडीज। यहां पर क्या होता है, ये पोस्ट के हिसाब से वेरी होता है। कभी कभी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स आपको आना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट उस जम की, उस डायरेक्शन की होती है। टीयर टी में यहां सिलेक्शन होता है आपका। ये मैं आपको सीजीएल की बात बता रहा हूं, ये सारे उनमें नहीं है। ये पोस्ट जो कॉमन ग्रेजुएट लेवल है उसकी बता रहा हूं मैं आपको। फिर टीयर 3 जो होता है आपका वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी में होता है। एस्से लिखना होता है आपको, प्रिसाइज राइटिंग लिखनी होती है आपको, एप्लीकेशंस लिखने होते हैं। और फिर टीयर 4 में जो होता है आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपकी टाइपिंग की स्पीड, आपकी डेटा एंट्री की स्पीड, ये टेस्ट कर रहे हैं। तो इसके कुछ मखसूस मार्क्स होते हैं और उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 के बाद आप इन मौकमों के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, इंडियन फॉरेन डिपार्टमेंट, इस तरीके के जगह पे आप काम कर सकते हैं। सीएचएल जो होता है उसके अंदर ये 3 मखसूस 4 पोस्ट होती है। डेटा एंट्री ऑफिसर, ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क अलग अलग डिपार्टमेंट में, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और कोड क्लर्क। ये जो एग्जाम के बहुत सारी डेटा एंट्री की पोस्ट जो होती है बैंकों के अंदर भी जो लगती है वो भी यहां से आती है। मेरा एक दोस्त है जो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट का एग्जाम दिया था 12th के बेस के ऊपर, और वो ग्रामीण बैंक में एज अ कैशियर के लिए लगा है, क्योंकि कैशियर भी एज डेटा एंट्री के तौर पर काउंट होता है। तो सोचिए आप 12th पास करने के बाद भी आपको कितनी अच्छी पोस्ट मिलती है। और सैलरी भी लगभग आपकी सैलरी 30,000 से लेकर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से 1.5 लाख तक अलग अलग पोस्ट के हिसाब से होती है एसएससी की सैलरी। एसएससी एचसीएल का जो एग्जाम होता है उसका भी यही सिलेबस है। जनरल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी आपकी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश का कॉम्प्रहेंशन। टीयर 2 में पॉलिटिक्स, इंडियन सोशल इश्यूज, टेक्नोलॉजी, यानी जनरल स्टडीज जो GS1 में यूपीएससी में जिक्र किया था उसका एक मखसूस सिलेबस है। आप उसको डाउनलोड कर बाकायदगी से उसके बुक्स मिलते हैं, उसमें पढ़कर हम लोग उसको अपीयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कुछ ज्यादा अप्रोच का इस्तेमाल, यहाँ पर आपकी उतनी ज्यादा पर्सनैलिटी का इस्तेमाल इतना गेज या इतना मेजर नहीं किया जाता। तो उमूमी तौर पर एसएससी भी
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में एमपीएससी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास ए से लेकर क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और ग्राम सेवक की पोस्ट तक अलग अलग पोस्ट के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज और अलग अलग एग्जाम निकलते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है वो एमपीएससी राज्य सेवा कहलाता है, जिसको स्टेट सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है, जो क्लास 1 और क्लास 2 पोजीशन के लिए लेता है, जो गैजेटेड पोस्ट होती है। दो तरीके के ऑफिसर्स होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर और नॉन गैजेटेड ऑफिसर। क्लास 1 तो सबके सब गैजेटेड होते हैं। क्लास 2 में दो कैटेगरी होती है, नॉन गैजेटेड भी होता है और गैजेटेड भी होता है। गैजेटेड पोस्ट का एग्जाम एमपीएससी लेता है, नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए अलग एग्जाम होता है, वो भी एमपीएससी लेता है, लेकिन वो राज्य सेवा में नहीं आता। यानी अगर आपको सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न है, प्री मेंस इंटरव्यू, वो राज्य सेवा या स्टेट सर्विसेज का एग्जाम होता है क्लास 1 और क्लास 2 की। पहले ये एग्जाम जो होता था, प्रीलिम जो होता था एमसीक्यू था, और मेंस जो था वो भी एमसीक्यू होता था, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको कहते हैं हम लोग। लेकिन अभी एक साल से एमपीएससी का डिस्क्रिप्टिव हो गया है। एमपीएससी का मेंस भी यूपीएससी की तरह आपको पेपर की तरह पूरा लिखना है, एमसीक्यू टाइप का मेंस नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, पहले इतना डिफिकल्ट नहीं था। इसका भी सिलेबस जो होता है मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। फिर एक एग्जाम होता है जो एमपीएससी लेती है, जिसको कॉमन सर्विसेज का एग्जाम, कंबाइंड एग्जाम कहते हैं। एमपीएससी पीएसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेल टैक्स इंस्पेक्टर, इन 3 पोस्ट जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज कहलाती है। मैंने अभी इनके लिए एक नोटिफिकेशन के लिए एक यूट्यूब का वीडियो बनाया था। अभी इसकी 17 फरवरी लास्ट डेट थी, 14 फरवरी लास्ट डेट थी, 20 फरवरी लास्ट डेट हुई थी, शायद उसकी आज लास्ट डेट है। ग्रेजुएट भर सकते हैं इसको। इसका एक फायदा है, इसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, मैं आपको बताऊंगा। फिर क्लास सी पोजीशन जो होती है, जिसमें एक्साइज सब इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगता है, जीएसटी डिपार्टमेंट में लगता है, और क्लर्क और टाइपिस्ट जिसको कहते हैं हम लोग, ऐसी पोस्ट के लिए ग्रुप सी का एग्जाम निकलता है। इसमें भी मेंस होता है, प्री होता है, दोनों ऑब्जेक्टिव होता है, इंटरव्यू इसमें भी नहीं होता है। एमपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज, एग्रीकल्चरल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सब मखसूस बैकग्राउंड के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक पोस्ट ये भी होती है जिससे एएमवीआई, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जिसके जरिए आप आरटीओ डिपार्टमेंट में बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, तभी आप जाकर आरटीओ बन सकते हैं। या आरटीओ के डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले ऑफिसर होते हैं, जिसको एएमवीआई कहते हैं, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जिसका एमपीएससी एग्जाम लेती है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल की इंजीनियरिंग की डिग्री है। अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए। उसके लिए टेक्निकल एग्जाम्स, अलग से एग्जाम कंडक्ट करना। ये मैं डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स आपको बता रहा हूं। ऊपर वाला एग्जाम जो 3 एग्जाम में बताया आपको, वो सब दे सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या नहीं बिलोंग करते, जैसे सिविल सर्विसेज दिया करते हैं। सिविल जज का एग्जाम होता है, जुडिशियल जज का, इसके लिए बैकग्राउंड आपका लॉ का बैकग्राउंड लगता है, आपका एलएलबी, एलएलएम का बैकग्राउंड लगता है। तलाठी, लास्ट पोस्ट होती है तलाठी, जो कि सिर्फ उसके लिए ना मेंस होता है ना इंटरव्यू होता है, सिर्फ एक एग्जाम होता है। और हम कहते हैं फिर एक ग्राम सेवक का एग्जाम भी होता है, जो कि 12th पास अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और हम कहते हैं कि बायसनेस होती है, तासुब किया जाता है, हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एमपीएससी की मैक्सिमम पोस्ट के लिए, एमपीएससी की मैक्सिमम पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। सिर्फ आप राज्य सेवा की जो पोस्ट है उसमें इंटरव्यू होता है, और ये जो टेक्निकल पोस्ट होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, सिविल जज, इनके लिए टेस्ट होता है। बाकी तलाठी, ग्राम सेवक, एमपीएससी के ये जो कंबाइंड एग्जाम होते हैं, ग्रुप सी के, ग्रुप बी के, नॉन गेजेटेड के, इनके लिए इंटरव्यू नहीं है। आपको एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन शर्त ये है
आप महाराष्ट्र के नागरिक होना चाहिए, सॉरी महाराष्ट्र के नागरिक जरूरी नहीं है, आप इंडियन नागरिक होना चाहिए, आपको मराठी आनी चाहिए, मराठी लिखते बोलते पढ़ते आपको आनी चाहिए। ओके, मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ राज्य सेवा के बारे में, जिसमें 24 पोस्ट आती है। ओके, और क्लास 1 क्लास 2 पोस्ट होती है। जिसमें पोस्ट का जिक्र अगर किया जाए तो डेप्यूटी डायरेक्टर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, डेप्यूटी कलेक्टर का इससे बनते हैं। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीवाईएसपी जिसको कहते हैं, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का, डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बीडीओ कहा जाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज, चीफ ऑफिसर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, आपको पता है नगर पालिका में जो सीईओ होता है वो भी राज्य सेवा के जरिए बनता है। जो लोग पॉलिटिक्स को समझते हैं उनको पता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अथॉरिटी कितनी होती है और डिमांड कितना होता है और कितना उसमें पावर होता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टेट एक्साइज, एजुकेशन ऑफिसर, ईओ जो होता है आपका बीएमसी में, टीएमसी में, जिला परिषद में, प्रोजेक्ट ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, डेप्यूटी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का, इस तरीके की 24 पोस्ट होती है। तहसीलदार हर जिले हर तालुके में होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, उसका सिलेक्शन। डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर, डेप्यूटी ईओ जिसको कहा जाता है, सेक्शन ऑफिसर मंत्रालय में होता है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जिसको हम लोग कहते हैं आरटीओ, लेकिन इसके लिए शर्त ये होती है कि बैकग्राउंड आपको इंजीनियरिंग का लगता है। सब ग्रेजुएट ये एग्जाम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम एक ही होता है लेकिन ऑप्शन पोस्ट के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो, ऑटोमोबाइल का बैकग्राउंड। अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, चीफ ऑफिसर जो कि मैंने जिक्र किया। तो ये इन तरीके के 24 पोस्ट जो कि क्लास 1 होती है और क्लास 2 होती है गैजेटेड, जिसमें नायब तहसीलदार भी आता है। नायब तहसीलदार चूंकि क्लास बी पोजीशन होती है लेकिन गैजेटेड पोस्ट है, तो इसका एग्जाम भी राज्य सेवा के अंडर में आता है। यानी तहसीलदार का एग्जाम भी, नायब तहसीलदार का एग्जाम भी सेम होता है। रैंकिंग के मिला पर आपको नायब तहसीलदार की पोस्ट मिलती है या तहसीलदार की पोस्ट मिलती है। तो इस तरीके से इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये एग्जाम के लिए जैसी यूपीएससी की तैयारी होती है, जैसा यूपीएससी का पैटर्न है, उसी तरीके से एमपीएससी के राज्य सेवा या स्टेट सर्विसेज का जो एग्जाम है उसका क्राइटेरिया है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक फैसिलिटी आपको मिलती है कि एज लिमिट ओपन कैटेगरी के लिए एक जमाने में 32 साल हुआ करती थी यूपीएससी की तरह, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ये एज लिमिट 38 इयर्स, यानी अगर कोई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ओपन कैटेगरी का बच्चा है वो भी 38 साल तक एग्जाम दे सकता है। अगर वो खाटिक बिरादरी, मनियार बिरादरी या पिंजारी बिरादरी से बिलोंग करता है, मंसूरी बिरादरी से बिलोंग करता है और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमिलियर है, तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन, 43 साल तक वो एग्जाम दे सकता है। हमारे जैसे लोग, मैं भी इसका एग्जाम दे सकता था अभी, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैंने फॉर्म इस साल नहीं भरा, अदरवाइज मैं क्लास 2 और राज्य सेवा का एग्जाम दे चुका हूं। बस शर्त क्या है कि रीड राइट स्पीक इंग्लिश आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए। इसके लिए शर्त ये है कि एसएससी में हमारा उमूमी तौर पर उर्दू मीडियम वालों का 50 मार्क्स का मराठी होता है, तो आप पैरेलली एग्जाम दे सकते हैं। 100 मार्क्स का मराठी देके आप अपने आप को सर्टिफाइड करा सकते हैं कि मुझे मराठी आती है। स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर फ्यू पोस्ट, वो तो अलग अलग है, मैंने आपको कहा आरटीओ के लिए, फॉरेस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट। पैटर्न जो होता है, पैटर्न एमपीएससी का पैटर्न सिविल सर्विसेज का पैटर्न के तरह ही होता है स्टेट सर्विसेज का, यानी प्रीलिम होता है। यहां पर भी 2 एग्जाम होते हैं, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जिसको सीसैट कहा जाता है, जनरल स्टडीज 2 को यहाँ पर, वहां पर भी उसको ही कहा जाता है। लेकिन वहां पर जो सीसैट था वो क्या था, क्वालिफाइंग था, यानी 200 में से आपको सिर्फ 66 मार्क्स लेना है और आपके काउंट मार्क्स मेरिट के लिए सिर्फ 200 में से होंगे दूसरे वाले पेपर पर। लेकिन यहां पर दोनों मार्क्स
के बेस के ऊपर मेरिट बनता है, यानी मेरिट आपका आउट ऑफ 400 मार्क्स बनता है। तो यहाँ पर वो रियायत यहाँ पर वो आपको नहीं मिलती है। आर्ट्स वालों को, साइंस वालों को, सबको आपको 400 मार्क्स के ऊपर ही देना पड़ेगा, यहाँ पर वो रियायत नहीं है। मेंस के अंदर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी एक पेपर होता है, मराठी और इंग्लिश का 50 मार्क्स का मराठी, 50 मार्क्स का लिखने वाला पेपर। मराठी और इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का भी होता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप में, ऑब्जेक्टिव में आपके जनरली क्या होता है, आपके एसे, लेटर्स, कॉम्प्रेंशन, कंसाइज राइटिंग, इस तरीके के आपके मराठी और इंग्लिश की कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए आपका एग्जाम होता है। और GS1 से लेकर GS4 यहाँ पर सिर्फ 4, वहां 7 पेपर थे, यहाँ पर सिर्फ 5 पेपर है, सॉरी 6 पेपर से, और वहां पर कुल मिला के 1750 मार्क्स थे। यहाँ पर 1750 मार्क्स नहीं है, यहाँ पर आपके 300, 300, 600, 700, 800 मार्क्स का मेंस होता है। लेकिन पहले ये GS1, GS2, GS4 ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, अब ये भी डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। और यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट 250 मार्क्स की बजाय सिर्फ 100 मार्क्स का है। आपको फाइनल मेरिट काउंट होती है 800 प्लस 100, 900 मार्क्स में से आपका फाइनल मेरिट बनता है। उस हिसाब से हायर पोस्ट वाले डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी SP, तहसीलदार ऐसी पोस्ट लेते हैं कि इसके हिसाब से नीचे की पोस्ट PDO तक, EO तक जाता है और आपका सिलेक्शन। MPSC का प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा 2 पेपर होते हैं, दोनों कंपलसरी है, दोनों क्वालिफाइंग नहीं है। वहां पर एक क्वालिफाइंग था, डिग्री का लेवल होता है। ओके, मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होता है, 2-2 घंटे के पेपर्स होते हैं। और पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक इनका जो लेवल होता है, ये भी ग्रेजुएशन का लेवल होता है। मराठी और इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव का लेवल है, उसका लेवल जो है वो 12th पास का होता है। दोनों लैंग्वेज में पेपर होते हैं, आप दोनों लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में पेपर लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और मराठी में भी लिख सकते हैं। पहले पूरा का पूरा मेंस ऑब्जेक्टिव और MCQ बेस्ड हुआ करता था, अभी पूरा के पूरा मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव या नॉर्मल आपका हो गया है। ओके, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें क्वेश्चंस आपके GS1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, CSAT चूंकि सॉल्व करना होता है इसलिए उसमें सिर्फ 80 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन 80 क्वेश्चंस भी 200 मार्क्स के हामिल होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है उसकी 0.3%। एक अगर आपका गलत आंसर होता है तो 0.3 मार्क्स आपके कम होते हैं, यहाँ पर 0.66। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेंस पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है। अब ये मैंने बात किया था सिविल सर्विसेज का, स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम। अब दूसरा जो एग्जाम है वो MPSC की सब ऑर्डिनेट पोस्ट के लिए है, मतलब ग्रुप B और ग्रुप C की नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए, जिनकी 3 पोस्ट के लिए सिर्फ एग्जाम होता है। अभी जिसकी वैकेंसी निकली थी, मैंने वीडियो बनाया था, आपके साथ में शेयर भी किया था। बहुत से लोगों ने उसका फॉर्म भरे होंगे, अपने बच्चों तक पहुंचाए या नहीं पहुंचाए पता नहीं। हम लोग कोशिश करते हैं अवेयरनेस फैलाने की, ना ही सोशल वर्कर को पड़ी हुई है, ना ही टीचर्स को पड़ी हुई है, ना ही एजुकेशन अदारे वालों को पड़ी हुई है कि ऐसे अगर कोई वीडियो बनते हैं तो ऐसे डिजर्विंग बच्चे जो होते हैं उन तक पहुंचाए जाए, ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाए, क्योंकि MPSC के ताल्लुक से हमारी कम्युनिटी को पता ही नहीं है। हम बाकायदगी से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर रिक्वेस्ट पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो हमारी जरूरत पड़ती है तो हम सेमिनार लेने के लिए तैयार है, कैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं, सब बताने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस की बात है, कम्युनिटी की तरफ से, कम्युनिटी के सोशल वर्कर की तरफ से, लीडर्स की तरफ से, एजुकेशनल अदारों की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव नहीं ली जाते और वो हमारे तौर पर ही अपने लेवल पर खामोश बैठे रहते और एग्जाम्स होते रहते हैं और जाते रहते हैं। हमारी कम्युनिटी को कोई असर नहीं पड़ता है, हमें मुतहरिक होना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया है, हमारे जैसे लोगों ने, कि हम फुल टाइम इस चीज के अंदर है। वी आर डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर दिस, वी आर प्रोफेशनल्स फॉर वर्किंग फॉर दिस। हमने हमारी जॉब छोड़ा है, भाई जॉब छोड़ा है, प्रोफेशनल भी है, हमारी फीस भी हो सकती है, बस वी आर वर्किंग। हमें ऐसा लगा कि कम्युनिटी के अंदर ऐसे सेक्टर में काम करने वाले लोग नहीं है, फुल टाइमर्स की जरूरत है। एवरी करियर काउंसलर्स आर पार्ट टाइम करियर काउंसलर्स, सब पार्ट टाइम करियर काउंसलर्स है, अपने अपने कहीं गवर्नमेंट की मुलाजिमत कर रहे हैं, उनके कुछ बेचारे के इश्यूज है,
फुल टाइमर लोग कम्युनिटी के अंदर नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग इसमें बने। अगर कोई फुल टाइमर्स है तो उससे इस्तेफाजा उठाना कम्युनिटी का, सोशल वर्कर का, एजुकेशनल अदारों का काम बन जाता है। खैर वो तो एक अलग बात है। तो क्लास 2 पोजीशन जो होती है, जो अभी इसका निकला था, ये 3 पोस्ट के लिए एग्जाम लेती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय में होता है। सेल टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी ऑफिस में ऑफिसर होता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो कि आप हर जानते हैं, हर गांव के अंदर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है। ओके, ये 3 पोस्ट के लिए एक ही प्रीलिम का एग्जाम होता है। एक प्रीलिम का एग्जाम कंबाइंड, और अगर आपने तीनों पोस्ट के लिए क्लिक किया तो तीनों पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है, जिसमें पीएसआई की एज लिमिट जो है 38 नहीं है, उसकी एज लिमिट 32 ईयर्स की है। बाकी एसटीआई और एएसओ की एज लिमिट 38 ईयर्स की है। पीएसआई में आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है और आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन एएसओ और एसटीआई के लिए आपका इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। सिर्फ पीएसआई के लिए इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस होता है और आपका फिजिकल टेस्ट होता है। ओके, फिर आपका ये इस तरीके से इसका प्रीलिम का पैटर्न है। 100 मार्क्स का कंबाइंड पेपर होता है, 100 जिसके मार्क्स होते हैं, ओके, जिसमें 200 मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, और मेन पेपर जो होता है 200 मार्क्स का होता है। और शारीरिक चाटनी या मुलाकाती, जिसको मराठी में मुलाकाती को इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं, वो सिर्फ ये पोस्ट के लिए होता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डॉट डॉट है। सिर्फ प्री मेंस, सहायक कक्ष अधिकारी और राज्य कर निरीक्षक के लिए सिर्फ आपका प्री होता है, वो क्वालिफाई किए 100 मार्क्स का। उसका कट ऑफ भी मैं बताता हूं आपको कितना होता है। मेंस आपने दिए, मेंस क्रैक किए, डायरेक्ट सिलेक्शन। पीएसआई के लिए आपको 100 मार्क्स का आपका फिजिकल फिटनेस चेक होता है और 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर एएसओ का कट ऑफ जो मैं बताऊं आपको कि पीएसआई का ओपन कैटेगरी के लिए 100 में से 44 मार्क्स का था लास्ट एग्जाम का, एएसओ के लिए 57 मार्क्स का था और एसटीआई के लिए 56 मार्क्स का था। अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल है, सपोज मेरे जैसा इंसान 38 एज लिमिट का, वो पीएसआई के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो सिर्फ 2 की मेरिट लिस्ट में आएगा। अगर मैं 57 मार्क्स से ज्यादा लिया होता तो हो सकता है कि मैं भी मेंस अपीयर करता और मेंस के बेस के ऊपर मेरा सिलेक्शन होता विदाउट इंटरव्यू। ये मेंस का जो पैटर्न है इस तरीके से होता है। इंग्लिश मराठी सब्जेक्ट का भी कुछ मार्क्स होते हैं, इंग्लिश के मार्क्स होते हैं, जनरल नॉलेज होता है और सामान्य क्षमता चाशनी, और वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हिसाब से एक पेपर होता है। यानी अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कुछ उसका एक अलग सिलेबस होता है, उसका एक 100 मार्क्स का एक अलग से पेपर होता है। तो इस 100 मार्क्स का बैफर्गेशन होता है। 100 मार्क्स सेम, यानी आपका प्री सेम और आपका मेंस अलग अलग। मेंस में भी पहला पेपर दोनों का सेम तीनों पोस्ट के लिए। सेकेंड पोस्ट के लिए अपनी पोस्ट के हिसाब से सिलेबस थोड़ा वेरी होता है। ओके, एक घंटे का पेपर होता है और एमसीक्यू टाइप का होता है। ग्रुप सी, अब पहले राज्य सेवा, फिर ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड पोस्ट, फिर ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड पोस्ट, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और क्लर्क और टाइपिस्ट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगते हैं। तीनों पोस्ट के लिए 38 इयर्स की एज लिमिट, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया, और आपको इंटरव्यू नहीं, प्री और मेंस सेम सिलेक्शन क्राइटेरिया। लेवल इतना के थोड़ा कम हो जाता है। लेवल थोड़ा 12वीं का लेवल का हो जाता है। इंग्लिश और मराठी दोनों में पेपर होता है। अगर आप मराठी समझने में दिक्कत आती है तो आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ बहुपर्याय का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू। ये आपका मेंस का एग्जाम होता है। मेंस का एग्जाम भी सेम उसी तरीके से पैटर्न पे होता है। मराठी का 60 मार्क्स का, इंग्लिश का 40 मार्क्स का, और सेम सेकंड पेपर जो होता है अलग अलग फील्ड के हिसाब से। मतलब यहाँ पर जो 3 पोस्ट दी हुई है, टैक्स क्लर्क के लिए उसका सिलेबस होगा, टैक्स असिस्टेंट के लिए उसका सिलेबस होगा, एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए उसका सिलेबस होगा। लेकिन दोनों पेपर जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। फिर होता है तलाठी और ग्राम सेवक। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि तलाठी की पोस्ट के लिए भी 38 की एज लिमिट है, ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है, और ना ही प्री का कॉन्सेप्ट है, मेंस का कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है।
हर जिले में तलाटी की हजारों वैकेंसी निकलती है, अभी भी निकलने वाली है। मैं फिर से आपसे इल्तिजा करूंगा कि 4000 से ऊपर वैकेंसी निकलने वाली है। अपने बच्चों को भरवाने की कोशिश करो। 100 मार्क्स का एक पेपर होता है और उस एक पेपर के ऊपर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनती है और डायरेक्ट सिलेक्शन होता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायसनेस। इस तरीके से एमपीएससी की अलग अलग पोस्ट होती है। उसके बाद में एलआईसी की अलग अलग पोस्ट होती है। एलआईसी में एक पोस्ट होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एलआईसी असिस्टेंट का एग्जाम होता है, जो कि एलआईसी एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। उस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के लिए थोड़ी लोअर कैटेगरी की पोस्ट है। एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, रीजनिंग एबिलिटी इंग्लिश। मेंस कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस, रीजनिंग एबिलिटी एप्टीट्यूड, वही जो मैंने आपको एसएससी वगैरह में कहा था। फिर एलआईसी एडीओ का एग्जाम होता है, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, इसके अंदर भी लगभग ऐसी 3 स्टेज होती है, प्री मेंस, और यहाँ पर एक नई स्टेज आती है चूंकि ऑफिसर पोस्ट होती है तो यहाँ पर इंटरव्यू भी आता है। बाकी सिलेबस रीजनिंग वगैरह आपका लगभग सेम। फिर एक पोस्ट होती है एलआईसी के अंदर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एलआईसी एएओ कहा जाता है जिसको, जिसमें 3 स्टेज होती है। एडीओ की तरह यहाँ पर भी 3 स्टेज होते हैं। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है। यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट का भी कुछ कंटेंट आ जाता है, बाकायदा इसका एक सिलेबस होता है। ओके, उसके बाद में एलआईसी एचएफएल का भी एग्जाम होता है, फाइनेंस लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है एचएफएल, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसकी जो एग्जाम्स होते हैं वेरियस पोस्ट के लिए, जिसमें असिस्टेंट, एसोसिएट, असिस्टेंट मैनेजर, 2 स्टेज के अंदर एग्जाम लिया जाता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका और इंटरव्यू होता है। एलआईसी एजेंट, लास्ट पोस्ट जो होती है, जो हमारे एरिया में काम करते हैं, उसके लिए इंडिविजुअल हु वांट टू बिकम एलआईसी ऑफिसर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन होता है। इसका डिफिकल्टी लेवल तो थोड़ा बहुत ही आसान होता है, मैक्सिमम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफिसर इसका कंडक्ट करता है। ओके, बैंकिंग के लिए चूंकि बैंकिंग के लिए अलग से एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि इतना मजीद इसमें डिस्क्रिप्शन होता है। बैंकिंग के लिए 2 मखसूस एग्जाम होते हैं। एक होता है आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, और एसबीआई का एग्जाम लेता है। और आईबीपीएस मैक्सिमम बैंकों को सिलेक्शन करने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल आईबीपीएस की होती है, जो 2 पोस्ट के लिए एग्जाम लेता है, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ। उसी तरीके से एसबीआई भी एग्जाम लेता है, जिसके एग्जाम के 2 स्टेज होते हैं, प्रीलिमिनरी और मेंस। पीओ जिसमें बाकायदगी से ये बड़ी पोस्ट होती है, इसमें भी 3 स्टेज होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। यानी आईबीपीएस 2 पोस्ट के लिए एग्जाम लेता है, क्लर्क और पीओ। सिमिलरली ऐसे ही 2 एग्जाम और होते हैं बैंकिंग के लिए, जो गवर्नमेंट बैंक के लिए जिनका सिलेक्शन होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क के लिए, जिसको एसबीआई भी लेता है, जिसमें पीओ के लिए इंटरव्यू भी है और क्लर्क के लिए आपका प्रीलिम और मेंस का एग्जाम होता है। उसके अलावा आरबीआई भी कुछ एग्जाम लेता है। आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, इसको भी कंडक्ट आईबीपीएस करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो ग्रुप ग्रेड बी के लिए एग्जामिनेशन होते हैं, इनके 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। नाबार्ड का भी एक एग्जाम होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये गवर्नमेंट की बैंक होती है जिसको नाबार्ड का कहते हैं। वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए एग्जामिनेशन लेता है, जिसके अंदर प्री, मेंस और इंटरव्यू होते हैं। तो बैंकिंग का सिलेबस भी आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल का जो एस्पेक्ट होता है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो जनरल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम्स का पैटर्न और उनका जो मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश चेक करने का तरीका लगभग वही है। ओके, इनके एग्जाम एक बल्क वैकेंसी में निकलते हैं और इनके लिए मैं आपको लास्ट में बताता चलूं कि आपको मैं पीपीटी भी शेयर करूंगा बाद में, कि इनके लिए मखसूस वेबसाइट्स होते हैं अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे कि नेशनल करियर सर्विसेज ncs.gov.in, एम्प्लॉयमेंट न्यूज आप देख सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट पेपर जो आता है वीकली, उसके अंदर वैकेंसीज आते रहते हैं। सरकारी नौकरी की एक वेबसाइट है, ये आप प्रेफर कर सकते हैं, या अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स भी होते हैं, एमपीएससी के लिए, एसएससी के लिए,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, IBPS के लिए भी अलग से उनकी वेबसाइट है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तो मैंने जिक्र किया ही नहीं, रेलवे की तो बेशुमार वैकेंसी होती है अलग अलग पोस्ट के लिए, वो एक अलग ही टॉपिक है जो मैंने आज जानबूझ के नहीं इन्वॉल्व किया क्योंकि सिलेबस मेरे को कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता था। ये भी बहुत ज्यादा मैं कहा क्योंकि मैं वन वे बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको रिकॉर्ड किया जाए और इसको बाद में शेयर किया जाए। ओके, ग्रेड अप करके एक वेबसाइट होती है, अड्डा 247, इसका यूट्यूब चैनल भी है और बहुत बेहतरीन। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से यूट्यूब चैनल आप रिकमेंड कर सकते हैं बच्चों को। मैं भी अक्सर देखता हूँ अड्डा 247, इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने अड्डा 247 से भी ली हुई है, जो वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल है बैंकिंग के जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए। स्टडी IQ एजुकेशन UPSC MPSC के लिए या फिर बैंकिंग जॉब के लिए बेस्ट चैनल है। आप इसको रेफर कर सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं। आपको सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको 2 घंटे में दिया ना, एक एक इंफॉर्मेशन आपको, एक एक 2-2 घंटे के वीडियोस, एक एक चैप्टर के ऊपर आपको बेहतरीन कई क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, इतना फ्री में कंटेंट अवेलेबल है इन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। बैंकर्स वे, ये भी एक अच्छा चैनल है बैंकिंग के लिए। महेंद्र गुरु करके एक UPSC का चैनल है SSC और MP UPSC के लिए। ऑलाइव बोर्ड करके UPSC का चैनल, एक चैनल है जो बैंकिंग के लिए मशहूर है। ग्रेड 1, ग्रेड B, RBI का हो, IBPS हो, SBI हो, इन सब पोस्ट के लिए ये सारे यूट्यूब के चैनल्स आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को रेफर कर सकते हैं और आप मजीद इंफॉर्मेशन खुद भी गैदर कर सकते हैं। मैं ये सारी इंफॉर्मेशन से मुझे बताते वक्त बड़ी किसी भी तरीके की कुछ अफसोस या शर्मिंदगी नहीं होती है। हम भी कहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम भी कोई यूट्यूब के चैनल्स को, कुछ वेबसाइट को प्रेफर करते हैं, कभी गूगल को प्रेफर करते हैं और कंटेंट डेवलप करते हैं, आपके सामने पेश कर सकते हैं। आपको भी इस तरीके से कंटेंट डेवलप करने के लिए आप ये यूट्यूब के वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर जा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। इस ताल्लुक से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नाउ आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। दिस सेशन इज नाउ ओपन फॉर यू। जनरली लोग मुझे कहते हैं कि मैं वन में बोलता हूँ। भाई मैं वन में इसलिए बोलता हूँ कि पहले मुझे अपना नॉलेज देना है, अपना कंटेंट डिलीवर करना है। लोग अपना कंटेंट डेवलप नहीं करते हैं और इंटरेक्टिव बनाने के चक्कर में सारा टाइम पास उसी में कर देते हैं। बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए आप। यहाँ पर पार्टिसिपेंट नॉलेज गेन करने के लिए आते हैं, पहले अपना नॉलेज दिखाइए, बाद में बात कीजिए इंटरेक्टिव सेशन। खैर, किसी का कोई सवाल है? सर ये जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उसमें आप जी। बार बार कह रहे थे गैजेटेड ऑफिसर, तो जी इसका जी मतलब क्या होता है गैजेटेड? क्योंकि अभी आजकल बहुत चला है मार्कशीट पर उनके है ना स्टैम्प्स, तो इसका मतलब क्या होता है गैजेटेड ऑफिसर? जी, गैजेटेड ऑफिसर का आप इससे पता चल रही है, गैजेटेड ऑफिसर के इख्तियार ज्यादा होते हैं। आप समझ लीजिए कि गैजेटेड ऑफिसर के पास में ये अथॉरिटी होती है कि वो आपको बगैर डॉक्यूमेंट्स के आपको ये दिखा सकता है कि आपकी एज कितनी है। अगर आपके पास में लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट के गैजेटेड ऑफिसर वो ऑफिसर होते हैं जिनको गवर्नमेंट की अथॉरिटी ज्यादा होती है, साइनिंग पावर ज्यादा होता है, आपको एक्शन लेने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, साइनिंग अमाउंट ज्यादा उनके लिए होता है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको हैंडल करने की कैपेबिलिटी, हैंडल करने की अथॉरिटी उनके पास में ज्यादा होती है और नॉन गैजेटेड के पास में वो कम होती है। ऑफिसर दोनों होते हैं लेकिन अथॉरिटी के बेस के ऊपर नॉन गैजेटेड और गैजेटेड कहा जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं कि गैजेटेड ऑफिसर, अगर आपका आधार कार्ड आपको बनाना है, आपकी लिविंग सर्टिफिकेट में आपके पास में नहीं है, आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप आधार का एक फॉर्मेट होता है उसके ऊपर गैजेटेड ऑफिसर का अगर सिक्का मार देते हैं तो गवर्नमेंट उसको भी कबूल कर लेती है। सैलरी में भी फर्क पड़ता है, गैजेटेड ऑफिसर की सैलरी में फर्क पड़ता है। और जैसा कि आप तहसीलदार को ले लेंगे तो तहसीलदार गैजेटेड पोस्ट है, जिसकी अथॉरिटी क्या होती है आपको पता है कि उसके पास में रेवेन्यू के कितने डिपार्टमेंट सैंक्शनिंग करने की अथॉरिटी होती है, कितने प्रोजेक्ट को वो हैंडल कर सकता है। नॉन गैजेटेड वाला के पास में इख्तियार थोड़े कम हो जाए। जी, किसी का एक सवाल था अशफाक सर का कि एग्जाम का एज क्राइटेरिया, एमपीएससी के लिए मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्राइटेरिया है 38 इयर्स की एज लिमिट, सिर्फ पीएसआई के लिए 32 की एज लिमिट है।
या एक्चुअली में 31 या 31-2 के करीब है, सिर्फ उस पोस्ट के लिए। बाकी मैक्सिमम पोस्ट के 38 की एज लिमिट है, और मैक्सिमम पोस्ट एमपीएससी की ग्रेजुएट मांगती है। सिर्फ ग्राम सेवक की जो पोस्ट होती है वही पोस्ट आपकी 12 पास के लिए है। बाकी तलाटी से लेकर ग्रुप सी, ग्रुप बी और राज्य सेवा सबके लिए एटलीस्ट ग्रेजुएट चाहिए। एसएससी के लिए 10 पास भी दे सकता है, 12 पास भी दे सकता है और ग्रेजुएशन भी दे सकता है। यूपीएससी सिर्फ ग्रेजुएट के लिए। यूपीएससी की एज लिमिट 32 ईयर्स है, एसएससी की एज लिमिट पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। एमटीएस के लिए 25 साल, सीएचएसएल के लिए 27 साल और अलग अलग सीजीएल के लिए 27 साल, इस तरीके से। और किसी का कोई सवाल है? हाँ सर, तलाठी के जो एग्जाम होगा वो कौन कौन सी लैंग्वेज में दे सकते हैं? तलाटी का एग्जाम भी 2 लैंग्वेज में आता है। तलाटी का एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस टाइप का क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू टाइप का होता है, और उसके पेपर एक तरफ मराठी में आता है और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी आता है। आपको सिर्फ राउंड करना होता है, जैसा आप नीट का एग्जाम देते हो वैसे। ओके, थैंक यू सर। अभी तलाटी की एक भरपूर वैकेंसी निकलने वाली है तकरीबन महाराष्ट्र के अंदर। तलाटी का एक वैकेंसी का एक फायदा है कि अगर आप बुल्डाना जिले के अंदर तलाटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका ट्रांसफर जिंदगी भर तक के सिर्फ वही जिले में होगा, आप बाहर के जिले में नहीं जाएंगे। ये फायदा उसका। ऐसा क्यों सर? वो एक्चुअल में वो एग्जाम जो तलाटी का जो एग्जाम पहले जो कलेक्टर के लेवल पे होता था, अभी वो एग्जाम जो है वो एमपीएससी कंडक्ट करवा रही है। वो एग्जाम जो है पोस्ट जो है वो जिला लेवल की पोस्ट है, तो उसका जो मेयार है वो जिले लेवल तक ही लिमिट है, तो वो एक जिले के अंदर ही घूमेगा। अक्सर वो देहातों में घूमता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एग्जाम्स की डेट्स का कोई अपने पास पीडीएफ या स्क्रीनशॉट्स है क्या इसके? पीपीटी हाँ, वो एग्जाम्स के फॉर्म्स वगैरह कब भरे जाते हैं, और इसके अलावा उसका सिलेबस क्या होता है? जी जी, सिलेबस सब अपने में है इंशाल्लाह। और ये डेट्स तो वेरी होती है उमूमी तौर पर। हर जो पोस्ट होती है ना, उनका अलग अलग मंथ डिसाइड होता है। कोई अप्रैल के मंथ में आता है, कोई मई के मंथ में आता है। लेकिन जब से पेंडेमिक हुआ तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आया है। लेकिन एक डेडलाइन सबकी और गाइडलाइन सबकी होती है। वो पीडीएफ अगर मेरे पास में आता है तो मैं देता हूँ, नहीं तो मैं कंपाइल करके इंशाल्लाह शेयर करूंगा उसको। और सिलेबस तो इसका मिल जाएगा, सिलेबस का इश्यू नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन के साथ साथ सबका सिलेबस भी आता है। सर सिलेबस इंग्लिश में भी आता है क्या, सिर्फ मराठी में आता है इसका? मतलब अगर हम उर्दू मीडियम के जो बच्चों को जब हम सिलेबस बताएंगे तो इंग्लिश में थोड़ा और फैमिलियर होंगे वो, ऐसा मेरा सोचना है। जी, जनरली तो सिलेबस मराठी में आता है, लेकिन इंग्लिश में भी बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है उसका ट्रांसलेशन, कुछ उसका मसला नहीं। जी नोटिफिकेशन जनरली इंग्लिश में भी आता है और मराठी में भी आता है। और उसकी वेबसाइट होती है एमपीएससी की वेबसाइट पे, वक्तन फोक्तन अगर आप देखते रहते हैं तो वहां पर आपको मिलता रहता है। और हर पोस्ट के लिए अलग अलग एक लिमिट होती है कि इससे पहले आ जाना चाहिए। अभी कयास लगाया जा रहा है कि तलाटी की पोस्ट की वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई, तो बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। अभी जो क्लास बी और क्लास सी के लिए नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी 8,169। अब इमेजिन कीजिए 8,169 पोस्ट के लिए एग्जाम निकला था। अब नेक्स्ट एग्जाम कब निकलेगा वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। सर, जैसे मैं परभनी जिले से हूँ ना यहाँ पर, जी तो परभनी में जो एमपीएससी के क्लासेस होते हैं आमतौर पर, जी जी, तो उन क्लासेस में ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में मैं गया था, बैठा भी था क्लासेस, कुछ महीने किया भी हूँ। तो 100 बच्चों में मैं एक अकेला मुस्लिम था वहां पर। तो इससे हमारे अनअवेयरनेस का रेशियो प्रोपोर्शन भी मालूम होता है कि हमारे बच्चे कंपटीशन से बहुत ज्यादा दूर हैं सर। तो ये आज का जो सेशन रहा है माशाल्लाह बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहा। इंशाल्लाह हम इसको बहुत अच्छे से सीख कर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू। देखो मैं इसके ऊपर एक बात बोलूंगा कि हर कम्युनिटी का एक अलग अलग लेवल होता है। हमें ये समझना अभी पड़ेगा कि हमारी कम्युनिटी किस लेवल पर है। तो एक्चुअली में दूसरी कम्युनिटी के अंदर लेवल एक अलग लेवल पहुंच चुका है। हमारी कम्युनिटी पे अभी पहली जो लेवल है वो अवेयरनेस की लेवल है। हमें अभी कोशिश करनी होगी कि हम अवेयरनेस जितना ज्यादा हो सके उतना क्रिएट कर सके। जैसे कि आप देखेंगे कि डीएड, बीएड
या टेट या टीईटी, इनके ताल्लुक से अवेयरनेस हमारी कम्युनिटी में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा इसलिए है कि हमको ऑलरेडी टेट वगैरह, ऑलरेडी डीएड बीएड ये क्या होता है इनके बारे में पता है। सिमिलरली वो जो दूसरी कम्युनिटीज होते हैं उनका अवेयरनेस की स्टेज पार हो चुकी है, अब वो प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर है, अब वो इंटेलेक्चुअल या अप्रोच स्टेज के ऊपर है, अपने आप को अप्रोच को डेवलप करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल लेवल पर ये जो हमारे प्रोग्राम इस तरीके के होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी है गवर्नमेंट के इतने सारे सेक्टर के अंदर, हम 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक के एग्जाम दे सकते हैं। और इनके लिए अलग अलग जगह पे स्टडी सेंटर्स भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। ये पहले पता चले, उसके बाद में बच्चे, कुछ बच्चे जाए, कुछ बच्चे अपीयर हो और कुछ बच्चे फिर रिजल्ट दिखाए। रिजल्ट दिखाने के बाद फिर धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी भी प्रिपरेटरी स्टेज पे आएंगी और हमारे एरिया के अंदर भी जो बायलिंगुअल में पढ़ाएंगे, जो उर्दू में भी पढ़ाएंगे और मराठी में भी पढ़ाएंगे, ऐसे कोचिंग सेंटर खुलेंगे जैसे कि नीट के खुल गए, जेई के खुल गए। आप परभनी से ताल्लुक रखते हैं, लातूर से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां पर भी नीट के सेंटर्स होंगे जो इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी पढ़ाते हैं, नीट की कोचिंग। ये कब हुआ? एक अवेयरनेस का लेवल पार होने के बाद में वो फैकल्टी डेवलप हो गए। अभी हमारे पास फैकल्टी भी नहीं है। अगर मुझे एमपीएससी की क्लासेस खोलनी है तो मेरे पास में अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट से पढ़ाने वाले लोग भी अवेलेबल नहीं है। तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। हमको स्पीड से काम करने के साथ साथ अवेयरनेस के साथ साथ प्रिपरेटरी मोड के ऊपर भी काम करना पड़ेगा और कम्युनिटी का इंटेलेक्चुअल भी ग्रो करना पड़ेगा। तब जाके जो 100 साल का फासला बगैर कौमों में और ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर है वो हम उसको कम कर सकते हैं। सही बात है सर, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। और किसी का कोई सवाल है? हमारे जो सर जी सर आज का सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, बहुत बढ़िया। मैं कंटिन्यू में रिकॉर्डिंग के आइकॉन को देखते जा रहा था कि ये कहीं बंद ना हो जाए कि मुझे इसमें से कुछ छूट जाए। अल्लाह का शुक्र है कि वो क्या, मैं खुद कंफ्यूज, इतना वास्ट टॉपिक था और इतना ज्यादा उसमें था। अभी भी रेलवे जैसी चीज छूट गई और बहुत सारी चीजें छूट गई जो हम लोग ले सकते थे। इंडियन पोस्ट के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने एनडीए के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन क्या हमारी भी एक मर्यादा थी कि हमको 2 घंटे में कॉप अप करना था। इंशाल्लाह आप खुद तैयार कीजिए, आप जैसे लोग तैयार होंगे इंशाल्लाह तो हमारे जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर आपकी जो मेहनत है माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत है, और मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ से वादा ये करूंगा कि मराठवाड़े में जहाँ पर मैं अभी सर्व कर रहा हूँ यहाँ के इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितने पॉसिबल हो सकते हैं उर्दू मीडियम स्कूल्स पर मैं खुद विजिट देकर ये जो अवेयरनेस आप हम तक पहुंचाए हैं इंशाल्लाह हम इसको आगे बढ़ाएंगे सर। कोशिश मेरी रहेगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, वेरी गुड, माशाल्लाह। दिस एक्चुअली द डिमांड, और यही आपसे उम्मीद करते हैं हम लोग सब लोगों से। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल वाइंड अप। बहुत बड़ा सेशन हो गया आज का और बहुत बड़े बड़े लोग भी माशाल्लाह, अशफाक सर भी आज भी जुड़े थे माशाल्लाह, और अकील सर भी जुड़े हैं आज भी। अकील शाह सर जो इतना कीमती वक्त देकर भी अपना होने के बावजूद भी हमारे जैसे एक मामूली से लेक्चर के सेशन को भी अटेंड करते हैं, ये मेरे लिए बड़ा हिम्मत अफजाई का काम होता है। मैं सारे पार्टिसिपेंट का, अखलाक सर या फिर अल्तमश सर, वसीम सर और जितने मेरे दूसरे साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पर जिनके नाम मुझे दिख नहीं रहे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो पार्टिसिपेंट अभी तक जुड़े हुए थे और वो छूट चुके हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से हर सेशन को अटेंड करेंगे और इसका इस्तेफादा उठाकर इससे अपने आप को भी डेवलप करके और इसके अंदर और बड़े करियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। मेरे से जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।